हेलो वर्ल्ड, कैसे हो सारे। मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं जावा के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। हे एवरीवन, तो फिर अभी हम करने वाले हैं जावा के एंड टर्म का पीवाईक्यू। सेट फर्स्ट तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो अब अपन लोग सेट 2 देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे दिया गया है कि एक ओवन क्लास है और उसमें दो मेथड्स डिफाइन है। एक हीटिंग मोड जो कि वॉइड टाइप, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, डेट्स वॉइड, दोनों की दोनों पब्लिक है। एक का नाम क्या है? तो जी एक का नाम यहाँ पे दे रखा, एक का नाम आपने दिया हीटिंग मेथड, दूसरे का नाम कैपेसिटी। ये प्रिंट कर रहा है स्टैंडर्ड हीटिंग, ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी। देर आफ्टर माइक्रोवेव एक क्लास है, उसने ओवन को एक्सटेंड करा, नो इशू। और इसने ना सिर्फ हीटिंग मेथड को अपने अंदर ओवरराइड करा है और इसने माइक्रोवेव हीटिंग दे दी, चूंकि क्लास का नाम माइक्रोवेव है। फिर कन्वेक्शन ओवन करके जो यहाँ पे कुछ लिखा है, मैंने प्रोनाउंसिएशन सही रहा, इसने एक्सटेंड करा किसको? ओवन को। इंपॉर्टेंट है, गौर करना। माइक्रोवेव ने भी एक्सटेंड करा ओवन को, इसने भी एक्सटेंड करा, और इसने दोनों मेथड को ओवरराइड करा, हीटिंग और कैपेसिटी। ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एक लूप चलाया, और ये जो शो मेथड है ये अपने अंदर क्या ले रहा है? तो ये एक ओवन की एरे ले रहा है, एरे ऑफ ओवन, ओवन ऑब्जेक्ट की एरे ले रहा है। अब ये भाई ओवन की एरे ले रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो इसकी ऑब्जेक्ट होगी या तो इन दोनों में से भी किसी की ऑब्जेक्ट हो सकती है। देखते हैं। तो यहाँ पे आपने वन बाय वन उसके ऊपर हीटिंग कैपेसिटी कॉल कर दी। अब इंपॉर्टेंट है, गौर करना। देखो, आपने रेफरेंस के तौर पे एक ऐसा एरे बनाया जिसमें ओवन टाइप की है, और जो दो चीजें थी आपकी, माइक्रो ओवन और कन्वेक्शन ओवन, दोनों ने ओवन को एक्सटेंड करा था। डेट्स वाई इस ओवन टाइप की एरे में आपने न्यू माइक्रोवेव की ऑब्जेक्ट और कन्वेक्शन ओवन की ऑब्जेक्ट दोनों डाल दी लाइन वन में। देर आफ्टर शो में इस ओवन को भेज दिया। तो भाई शो में जो ये ओवन आ रहा है, इसमें तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में आपने हीटिंग कैपेसिटी और ये जो है उसको आपने कॉल करा रखी है। तो जब आपने भाई दोनों में इसको कॉल करा ले रखा है, तो ये किसको कॉल करेगा? तो ये ऑब्जेक्ट जो इसकी होगी माइक्रोवेव में हीटिंग कैपेसिटी, और ये जो कैपेसिटी है माइक्रोवेव में तो हीटिंग कैपेसिटी है। तो सबसे पहले ये इसको प्रिंट कर देगा, आपके माइक्रोवेव हीटिंग को पहले में ये प्रिंट होगा। देर आफ्टर आपने इसी के ऊपर कैपेसिटी भी प्रिंट करी है, बट माइक्रोवेव में तो कैपेसिटी यानी कैपेसिटी ओवन में है, तो दूसरे प्लेस पे आपकी जो ये है ना, ये प्रिंट हो जाएगी सेकंड प्लेस पे। ठीक है। एंड दो चीजें हो गई। एंड फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है कन्वेक्शन ओवन, इसमें तो खुद का है दोनों। तो थर्ड पे हीटिंग मेथड को कॉल करेगा तो ये प्रिंट होगा, फोर्थ पे ये प्रिंट होगा। ठीक है जी। एंड देर आफ्टर ये आपकी यहाँ पे टोटल से रही माइक्रोवेव हीटिंग, स्टैंडर्ड हीटिंग। देखो ऊपर में पहले पे मैंने बोला था माइक्रोवेव हीटिंग, दूसरे पे स्टैंडर्ड हीटिंग, तीसरे पे कन्वेक्शन, चौथे पे लार्जेस्ट करके जो आपका यहाँ पे कैपेसिटी है वो। ठीक। अब इसने लाइन वन में बोला लास्ट ऑप्शन नहीं, कंपाइल एरर देगा, क्योंकि रेफरेंस टाइप ओवन रेफर नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? ओवन को तो दोनों ने, इसने माइक्रोवेव ने और इसने एक्सटेंड करा है ना, तो क्यों नहीं कर सकते? तो इग्नोर करना। और यहाँ पे जो आप ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि ये क्यों सही है। ठीक है। उसके बाद अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है कंसीडर द कोड गिवन बिलो। बिल्कुल अपन लोग कंसीडर करेंगे, और कंसीडर द कोड गिवन बिलो दैट चेक्स वेदर टू एप्लीकेंट्स हैव सेम स्किल। तो ये चेक करता है कि दो एप्लीकेंट्स हैं, उसके पास सेम स्किल है या फिर नहीं है। और इक्वल्स मेथड ओवरराइड करता है, मेथड इक्वल्स इज ओवरराइडन टू कंपेयर दोनों एप्लीकेंट्स के ऑब्जेक्ट को। अगर दोनों एप्लीकेंट्स के पास सेम स्किल है तो बोलेंगे इक्वल है, एल्स नहीं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, जब भी इक्वल्स वाले क्वेश्चन आए तो इसमें जो कोड होते हैं उसमें दो तीन चीज ध्यान रखना। सबसे पहले, अगर कंपेयर करा गया है, इफ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे एप्लीकेंट, ये लाइन होना ही होना चाहिए उसमें। और दूसरा, ये जो एप्लीकेंट है ना, इसको आप कास्ट करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा उसको आप एप्लीकेंट में यहाँ पे कुछ ऐसे करके ओबीजे दे के कास्ट कर लोगे। दो चीजें बस, जब ये इक्वल टाइप की क्वेश्चंस आए। ठीक है। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग, फिर अच्छा क्लास एप्लीकेंट है, इसमें नेम और स्किल दोनों की दोनों प्राइवेट है। कंस्ट्रक्टर है जो कि इनिशियलाइज कर रहा है, मतलब लिखा है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहा है, डिफाइन तो नहीं है ना। फिर टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है जी? टू स्ट्रिंग यहाँ पे नेम रिटर्न कर रहा है। फिर आपने यहाँ पे इक्वल्स मेथड ऐसे लिख दिया, यहाँ पे कोड ब्लॉक जो कि खाली पड़ी है। फिर आपने बोला यहाँ पे एप्लीकेंट A1 A2 A3, तीन एप्लीकेंट बनाए, बहुत सही। अमरीश जावा, हरीश पाइथन और किरण जावा। A1 A3 के इक्वल है क्या? A1 इक्वल टू A3 है। देखो दोनों की जावा है स्किल में, तो दोनों इक्वल है। अब A2 इक्वल्स A3 कर रहा है, A2 इक्वल्स A3 क्या होगी? क्योंकि ये तो पाइथन है, ये जावा है, दोनों की स्किल अलग है, तो ये दोनों इक्वल आपकी नहीं होगी। ठीक है। तो सिर्फ ये इक्वल है। बाय द वे, अगर ये दोनों इक्वल होती है, जो कि है, तो आप यहाँ रिटर्न करोगे A1 एंड A2 हैव सेम स्किल, एल्स नॉट सेम स्किल्स। तो इसने बोला कि भाई कोड ब्लॉक को रिप्लेस करो कि ये प्रिंट कर सके। तो सारा मुद्दा यही है कि
इक्वल्स वाले में क्या आएगा, तो देखो ये ऑप्शन आपकी सही होती है, क्योंकि सबसे पहले तो जो देखो इक्वल्स मेथड में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसकी टाइप ऑब्जेक्ट है, बट ये जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ये क्या होगा, या तो ये A1 है, या तो ये A2 है, या तो ये A3 है, मतलब एप्लीकेंट टाइप की ऑब्जेक्ट है। तो इसको कास्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये एप्लीकेंट का इंस्टेंस है क्या। तो सबसे पहले में देखो सही हो सकता था, बट इसने बोला जी कि जो भी ऑब्जेक्ट आ रही है ना उसके इंस्टेंस मतलब वो एप्लीकेशन का इंस्टेंस है क्या, वो चेक कर ले, क्योंकि आपको पता नहीं है, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये किसका इंस्टेंस है। तो आपने चेक कर लिया ये तो ठीक है, फिर आपने यहाँ डायरेक्ट कर दिया भाई ऑब्जेक्ट ये जो आ रहा है यहाँ पे इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है। तो पहले तो ऑब्जेक्ट है, तो जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करोगे किसी मेथड को तो कैसे चलेगा, वो आपको बताना पड़ेगा ना कि एप्लीकेंट टाइप की ऑब्जेक्ट है, तब तो वो स्किल और नेम को एक्सेस कर पाएगा। तो डेट्स वाई ये यहाँ पे मात खा गया, तो रॉन्ग। और इसका तो क्या ही कहना, बस इसने डायरेक्ट इसने तो इवन इंस्टेंस तक नहीं चेक करा, ये सही है। पहले इंस्टेंस चेक करो, गुड, देर आफ्टर आप कास्ट करो, 200% सही है ये चीज है आपकी, ठीक है। इफ दिस स्किल इक्वल्स ए डॉट स्किल, ट्रू रिटर्न कर देना, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। और ये वाली आपकी यहाँ पे गलत होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने फिर से कास्ट नहीं करा, ठीक है। एंड फिर अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास सेक्रेटरी है, और यहाँ पे इसने स्ट्रिंग में नेम लिया और उस नेम को इनिशियलाइज करा। फिर यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर है और इसने इस नेम को यहाँ पे लिया, गौर करना। दो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, एक स्ट्रिंग टाइप की नेम ले रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट ले रही है भाई, ठीक है। और इस नेम को उस मतलब जो ऑब्जेक्ट आप भेजोगे उसके नेम को कॉपी कर रहा है ये। सेट नेम नेम सेट करेगा, गेट नेम नेम देगा। फिर आपने बोला S1 सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का नाम रमेश, और इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने इसको न्यू सेक्रेटरी वाले ने भेजा इस ऑब्जेक्ट को। तो अब इस बार कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब आपने रमेश बोला था तब तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, ये नेम वाला, ये स्ट्रिंग वाला। अब ये कॉल होगा और ये क्या करेगा, नेम में ना, दिस डॉट नेम में ये जो S डॉट नेम आ रहा है वो दे देगा, मतलब नेम यहाँ पे क्या असाइन कर देगा भाई, नेम रमेश ही हो जाएगा S2 का भी, ठीक है। अब S3 इक्वल टू S1 हो गया, S3 इक्वल टू S1 मतलब आपने इसको यहाँ पे रेफरेंस कॉपी करा, डायरेक्ट रेफरेंस का कॉपी कराया आपने, और फिर S1 का नेम चेंज करके आपने सुरेश कर दिया। एक बात बताओ, इनिशियली इसमें रमेश था, इसका नेम चेंज करके आपने सुरेश कर दिया, लेकिन जब ये रमेश था तभी तो आपने इसमें कॉपी करा था ना, तो इसमें नेम क्या होगा, दूसरे वाले में नेम एज इट इज रमेश ही होगा। और इसमें तो डायरेक्ट ये रेफरेंस कर रहा है S1 को, तो S1 में अगर सुरेश है तो जाहिर सी बात है ये भी सुरेश ही होगा। तो नेम करोगे सुरेश रमेश एंड सुरेश, आपका यहाँ पे आ जाना है सुरेश रमेश एंड सुरेश, ये ऑप्शन आपकी सही हो जाती है, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपका आया और इसमें इसने बोला है कि क्लास है बुक करके, और उसमें मेथड है मतलब वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं करा, ओपन, और ये प्रिंट कर रहा है बुक इज ओपन। देयर आफ्टर ई बुक है, इसने एक्सटेंड करा बुक को, एंड इसने रीड करेगा, और करना ई बुक ने क्या करा, किसको एक्सटेंड करा, तो इस बुक को एक्सटेंड करा, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक वॉइड रीड को आपने इंप्लीमेंट करा, ये प्रिंट करेगा रीडिंग ई बुक, एंड देयर आफ्टर क्लास ऑडियो बुक, फिर आपने एक्सटेंड करा ई बुक को, क्लास ऑडियो बुक ने एक्सटेंड करा, देखो बुक को दो एक्सटेंड कर रहे हैं, ई बुक भी ऑडियो बुक भी, दोनों ने एक्सटेंड करा है, सही है। और इसमें ओपन है, बुक में सिर्फ ओपन वाली मेथड है यहाँ पे डिफाइन, देखो बुक में सिर्फ ओपन है, इसमें सिर्फ रीड है, इसमें लिसन है एंड रीड है, लिसन और रीड दोनों। और देयर आफ्टर बाय द वे बुक को इसने एक्सटेंड करा है, ठीक है, ई बुक को यहाँ पे ऑडियो बुक ने एक्सटेंड करा है, ठीक है। एंड फिर आपने बोला बुक इक्वल टू न्यू ई बुक, मतलब रेफरेंस के तौर पे बुक, और जो इसकी चाइल्ड थी इसकी ऑब्जेक्ट, सही है। फिर आपने यहाँ पे बोला, गौर करना, यहाँ जो बुक है ना, ई बुक इसकी चाइल्ड है, तो ठीक है। फिर आपने ई बुक इक्वल टू न्यू ऑडियो बुक बोल दी, अगेन ट्रू, क्योंकि ई बुक क्या है, ऑडियो बुक का पेरेंट है, इसने इसी को तो एक्सटेंड करा है ना, बिल्कुल। तो लाइन 1 भी आपकी सही निकलती है। फिर बी डॉट ओपन को कॉल करा आपने, मतलब ई बुक के ऊपर, मतलब ऐसे जिसकी रेफरेंस बुक है और ई बुक में ऑब्जेक्ट ई बुक है उसके ऊपर ओपन कॉल करा। तो एक बात बताओ, ई बुक में आपने ओपन कॉल करा, तो भाई ई बुक में तो ओपन है बिल्कुल नहीं है, सिर्फ रीड है, तो ये किसके पास जाएगा, अपने पेरेंट के पास जाएगा, बुक के पास, और ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा बुक इज ओपन। तो सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रिंट होना चाहिए। एंड फिर आपने क्या करा, फिर आपने बी डॉट रीड को कॉल करा। एक बात बताओ, बी डॉट रीड कर रहे हो तो यहाँ देखो बुक में तो रीड है बट इसके पेरेंट में रीड नहीं है, मतलब ये रीड एक ऐसा मेथड है जो कि रेफरेंस जो है पेरेंट सिर्फ उसमें मतलब रेफरेंस में नहीं है बट चाइल्ड में है, तो ये एरर दे देगा भाई। फिर से सुन लो, अगर कोई मेथड आप कॉल कर रहे हो वो पेरेंट में नहीं है
तो इशू दे देगा, और चाइल्ड में है पेरेंट में नहीं है तो इशू देगा। बट अगर इसका वाइस वर्सा हो कि चाइल्ड में नहीं है पेरेंट में है, तो चाइल्ड पेरेंट से इनहेरिट कर लेता है, नो इशू। बट अगर पेरेंट में नहीं है तो वो इशू क्रिएट करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कास्ट कर लेते हैं। चाइल्ड ई बुक थी, ई बुक की ऑब्जेक्ट थी, तो हमने उसे कास्ट कर लिया ई बुक में। ई बुक बी डॉट रीड लाइन नंबर 2, यहाँ पे भी सही है। तो आपने रीड को कॉल करा ना, तो कौन सा कॉल होगा, रीडिंग बुक, तो सेकंड पे ये प्रिंट होगा। थर्ड पे आपने ई डॉट लिसन कॉल करा है इसके ऊपर, ऑडियो बुक में लिसन है क्या, बिल्कुल है, तो थर्ड पे आपकी ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी। डेट्स वाई ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपका यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो यहाँ देखो आप ई डॉट लिसन कॉल करा, ई क्या है, तो रेफरेंस किसका है, ई बुक का, ठीक है। और ऑडियो बुक यहाँ पे ये दे रखा है आपका, ठीक है, यहाँ पे लाइक डिफाइन करा है आपने। तो और रीड कॉल करा है, देखो जी ऑडियो बुक में रीड है 200%, ठीक है, नो इशू। देर आफ्टर ई बुक में रीड नाम की मेथड है क्या, बिल्कुल, यहाँ भी ई बुक में रीड नाम की मेथड है, ठीक है। तो यहाँ भी मेथड है, यहाँ भी मेथड है, तो कौन सा कॉल होगा, तो ये वाला कॉल होगा रीडिंग समरी मेरे अकॉर्डिंग। तो ये जो वेट लिसन कॉल करा ना, सॉरी वेट पार्डन मी, तो आपने लिसन कॉल करा, तो यही तो इशू हो गया ना भाई, चाइल्ड में लिसन है, गुड, बट पेरेंट में लिसन है ही नहीं ना, लिसन वाला। तो एल्स ये आपका एरर देगा लाइन नंबर 3, इग्नोर करो। अगर आप चाहते हो, अगर एरर ना देता तब तो ये 1 पे ये प्रिंट होता, 2 पे ये, 3 पे ये, बट इसने एरर दिया। बट फिर भी अगर आप इसको कॉल कराना चाहते हो तो कैसे कॉल कराते, जैसे यहाँ पे इसने ई बुक में कास्ट कराना इसको, वैसे ही आप भी अगर लिसन में इसको कास्ट कर लेते तो हो जाता। क्योंकि ई बुक में तो पेरेंट में तो वो मेथड है ही नहीं ना, लिसन करके, लिसन तो सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कास्ट कर लो कि ई बुक, ठीक है, आप अगर ऐसे कास्ट कर लेते हो तो नो इशू, एल्स चूंकि कास्ट तो करा नहीं है तो ये एरर दे देगा लाइन नंबर 3, जनरेट्स कंपाइलेशन एरर बिकॉज लिसन इज नॉट डिफाइंड इन ई बुक, जो कि आपकी रेफरेंस वाली पेरेंट क्लास जिसको आप बोल रहे हो। एंड अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये दे रखा है सबसे पहले कि एक में यूटिलिटीज वगैरह इंपोर्ट करा, मैन इस क्लास का नेम है, और एरे डीक्यू में आपने ये चीजें डाली है, और ठीक है एक एरे जैसा है मान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने ऑरेंज डाला, ठीक है। अब गौर करना, ऑरेंज के बाद आपने एप्पल कहाँ डाला, एप्पल आपने लास्ट में डाला, ठीक है। एंड फिर आपने फर्स्ट में मैंगो डाल दिया है। तो भाई एक बात बताओ, अब दूसरा एरे बनेगा, फर्स्ट में क्या आएगा, तो फर्स्ट में मैंगो आ गया आपका, ठीक है, एड फर्स्ट है ना यहाँ पे, तो मैंगो आ गया। एंड फिर मैंगो के बाद आपका जो जैसे था वैसे लिख दो जी कि ये आपका ऑरेंज है, आई मीन टू से ये आपका ऑरेंज है और ये आपका एप्पल है, ठीक है। फिर आपने स्ट्रॉबेरी को ऐड करा, ऐड सिर्फ करा है तो लास्ट में ऐड होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपने स्ट्रॉबेरी को ऐड कर दी, चूंकि स्ट्रॉबेरी और एप्पल दोनों रेड होती है, रेड स्टेट्स वाई। तो फिर आपने ऐड फर्स्ट फिर से ऑरेंज करा, देखो गौर करना, एक बार तो आपने ऑरेंज करा था, फिर से आपने फर्स्ट में ऑरेंज ऐड कर दिया, तो अब एक यहाँ से नई एरे फिर से बनेगी, ठीक है। और ये जो आपकी नई एरे होगी इसमें इनिशियली ऑरेंज, फिर मैंगो, एंड फिर ऑरेंज, फिर आपकी एप्पल, और जो है स्ट्रॉबेरी थी। फिर अब इस ऑरेंज के बाद आपने Q1 को प्रिंट करा, तो क्या प्रिंट करेगा, यही प्रिंट करेगा ऑरेंज, ये जो आपका ये सारी की सारी चीजें इसी सीक्वेंस में। फिर आपकी ट्री सेट आपने बनाई और इस सेट में Q1 को डाल दिया, सही। एज यू नो ट्री सेट जब बनाते हो तो दो चीजें होती है, पहला नो डुप्लीकेट्स, जो भी डुप्लीकेट्स है ना उनको हटाओ, उनको ये डुप्लीकेट्स वगैरह को पसंद नहीं करता, बोलता है हट जाओ डुप्लीकेट सारे। और दूसरी चीज ये कि ये सॉर्टेड वे में आपका देता है, ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली, जैसे आप डिक्शनरी में सॉर्ट करते हो वर्ड को, ए का वर्ड पहले आया फिर बी का समाओ। तो ये जो आपने प्रिंट करा है Q1, तो ये प्रिंट कर देगा। ये क्या प्रिंट करेगा भाई, सबसे पहले तो ऑरेंज एक ही बार आएगा, दो बार नहीं, और सॉर्टेड ऑर्डर में करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एप्पल, चूंकि ए पहले आता है, फिर मैंगो आता है, एंड फिर उसके बाद आपका मैंगो के बाद आपका ऑरेंज आ जाता है, स्ट्रॉबेरी लास्ट में आता है। तो ये प्रिंट करेगा एप्पल मैंगो ऑरेंज, ये। और जो आपकी क्यू होगी वो ऑरेंज मैंगो ऑरेंज एप्पल स्ट्रॉबेरी, ये ऑप्शन सही है। ऑरेंज मैंगो ऑरेंज एप्पल स्ट्रॉबेरी, एप्पल मैंगो ऑरेंज स्ट्रॉबेरी, ये जो आपकी ट्री सेट में प्रिंट करा, ठीक है। चलिए अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या सीन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैं जब बताता हूँ ना तो आई होप आप समझ पाते हो कि ये क्यों गलत है। ऑर्डर ही यहाँ उल्टा है भाई, यहाँ देखो ना, सॉर्टेड में कम होते तो सॉर्टेड को तो बाद में आपने यहाँ प्रिंट करा है ना, तो ये बाद में प्रिंट होना था, यहाँ इसने इसी को पहले प्रिंट कर दिया। तो ये सारी चीजों के कारण ये गलत है। और नेक्स्ट वाले ऑप्शन आप देख ही सकते हो,
और इसने बोला कंसिडर द जावा कोड गिवन बिलो, क्लास एक्टर है, उसमें नेम यहाँ पे दे रखा है और इसमें एक्टर से इसको इनिशियलाइज करा एंड फिर इस एक्टर को ना इसने गौर करना क्लोनेबल ने इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है। इसमें टाइटल है और क्या है, मूवी वाले क्लास ने इम्प्लीमेंट करा क्लोनेबल को। और इसमें सबसे पहली चीज तो टाइटल है, दूसरा एक्टर्स की एरे है जो कि एक्टर्स की ऑब्जेक्ट लेगी, इसकी भाई मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप लोगे। फिर आपने मूवी को कॉल करा, कंस्ट्रक्टर के अंदर टाइटल और एक्टर आपने यहाँ पे डाला है एंड फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लोन मेथड डिफाइन करा जो कि क्या रिटर्न करेगा, मूवी टाइप की ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। और यहाँ पे आपने थ्रू करा दिया है। गौर करना, अगर आपने ये इंप्लीमेंट नहीं करा होता ना तो ये एक्सेप्शन आपको मिलता है, क्लोन नोट सपोर्टेड एक्सेप्शन। मूवी हम डाला, सुपर डॉट क्लोन करा, ये जो मूवी वाली है इसके ऑब्जेक्ट को क्लोन करा और उसको मूवी में कास्ट कर दिया। अब क्या चाहता है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। टाइटल वगैरह तो यहाँ पे हो गया होगा सारी, अब एक्टर्स की बात आई। बात बताओ, ये तो आपकी सेलो कॉपी हो रही है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि आप इसको डीप कॉपी बोलोगे, आप बोलो यहाँ तो हमने क्लोन कॉल करा आपके अनुसार तो ये डीप होती, बट ये डीप नहीं है, ये भी सेलो है। क्यों? क्योंकि देखो आपने बोला एम डॉट एक्टर्स, जो यहाँ ये मूवी मतलब जो ऑब्जेक्ट है एम डॉट एक्टर्स इक्वल टू क्या, गौर करना, इस एक्टर्स में क्या है, इस एक्टर्स वाले क्लास की ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने बोला दिस डॉट एक्टर्स डॉट क्लोन, एक्टर्स क्या है भाई, एक्टर्स ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है इसका, आपने इसके ऊपर क्लोन कॉल करा। एक बात बताओ, इस एक्टर क्लास में क्लोन मेथड आपने डिफाइन करा है क्या? नहीं करा है। तो भाई इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्लोन कैसे कॉल कर लिया? और कॉल कर भी लिया तो कोई बेनिफिट नहीं होना, एट लास्ट ये भी सैलो कॉपी ही है। फिर आपने एम को रिटर्न कर दिया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपने क्लास टेस्ट बनाया मेन फंक्शन और यहाँ पे इसने क्लोनेबल नॉट सपोर्टेड समो। अब इस एक्टर वन में ना न्यू एक्टर है विजय और नयन, तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। और मूवी न्यू मूवी की आपने ऑब्जेक्ट बनाई, पहले तो आपने दिया नेम, मतलब किस टाइप की मूवी है, मूवी का नेम एक्शन मूवी है, ये क्या दे रखा है, टाइटल। अच्छा, स्ट्रिंग में टाइटल है कि एक्शन मूवी है। फिर एक्टर्स में आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को भेज दिया, ठीक है। एंड जब आपने इन ऑब्जेक्ट को भेजा यहाँ तक तो ठीक है, मूवी वन। अब मूवी टू में आपने क्या करा, मूवी वन डॉट क्लोन कर लिया है। मूवी टू इक्वल टू आपने यहाँ पे जो मूवी टाइप की आपने ऑब्जेक्ट बोली है, मैं उसमें मूवी टाइप की ऑब्जेक्ट लूंगा, इसमें मूवी वन को ही क्लोन करा है, ठीक है। क्लोन करा है वहां तक सही है, नो डाउट। बट भाई ये मूवी ऑब्जेक्ट को तो क्लोन कर देगा, क्योंकि सैलो कॉपी क्या करता है, टॉप फील्ड्स को क्लोन करता है। इसके अंदर जो एक्टर्स की ऑब्जेक्ट आ रही है उसको क्लोन नहीं करेगा। आप बोलोगे क्यों नहीं करेगा, क्लोन तो मैंने कॉल करा है भाई, बट एक्टर्स पे करा है और एक्टर्स के पास, एक्टर क्लास के पास क्लोन मेथड नहीं है। तो भाई अगर मेथड ही नहीं है तो कॉल करने का यहाँ पे मतलब क्या ही। तो फिर उसके बाद आपने M2 में इसको क्लोन कर लिया M1 को, और फिर एक्टर 2 में आपने बोला कि एक्टर टाइप की जो एरे है इसमें, कि एक्टर 2 आपने यहाँ डिफाइन करा, उसमें आपने बोला मूवी 2 डॉट एक्टर्स, इसकी जो भी एक्टर्स है ना वो सारी की सारी इसमें आ जाए। और जब आप यहाँ बोलते हो ना मूवी 2 डॉट एक्टर्स, तो इसमें आपका क्या होता है, सारी की सारी एक्टर्स आपने आप कॉपी करी। एंड देन आफ्टर आपने बोला कि एक्टर्स 2 के 0th इंडेक्स पे जो नेम है ना वो सूर्या कर दो, ठीक है। आपने बोला सूर्या कर दो, ये थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको समझना, गौर से सुनना। आपने इसको बोला जी सूर्या कर दो, ठीक है, सूर्या कर दिया जाएगा। बट द पॉइंट इज किसके ऊपर कर रहे हो आप, एक्टर 2 के ऊपर। एक्टर 2 में क्या है, मूवी डॉट एक्टर्स, मूवी 2 डॉट एक्टर्स, और मूवी 2 में मूवी 1 को आपने क्लोन करा है। भाई इसमें भी तो यही एक्टर्स आएंगे ना, क्योंकि एक्टर वही सेम रहा, आपने मूवी 1 को क्लोन करा है, वही वाले आएंगे। फिर आपने उसी एक्टर्स को उठा के यहाँ असाइन कर दिया, फिर आप उसी में चेंज कर रहे हो। एट लास्ट बात यह है कि रेफरेंस बिल्कुल सेम जा रही है, ठीक है, मोर और लेस रेफरेंस सेम ही जा रही है। इसके 0th इंडेक्स की बात करो आप, मूवी 1 के या फिर इसके, ठीक है, दोनों में सेम। देखो ये एक्टर्स इसमें था, ये तो क्लोन हुआ नहीं, क्योंकि एक्टर्स नाम के क्लास में आपने क्लोन को इम्प्लीमेंट करा नहीं है, जाहिर सी बात है। इसी को आपने यहाँ कॉपी करा, तो इसमें भी यही वाले एक्टर्स आए होंगे, मतलब ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, इसी के रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है इसके, बिल्कुल। फिर आपने एक्टर 2 में मूवी 2 डॉट एक्टर्स बोला, ये सारे एक्टर्स अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। फिर आपने एक्टर 2 के 0th इंडेक्स पे सूर्या कर दिया, तो भाई सब में सूर्या चेंज हो गया होगा, इसका कोई क्लोन नहीं बन रहा, इंडिपेंडेंट फाइल नहीं बन गया, तो सारे सूर्या हो चुके होंगे, ठीक है। और फिर टाइटल में मूवी 2 की टाइटल आपने कॉमेडी मूवी कर दी। बाय द वे मूवी 1 की टाइटल क्या थी, विजय, आई मीन टू से एक्शन मूवी, तो यहाँ पे ये आपका एक्शन मूवी रहेगा, क्योंकि ये आपकी इम्यूटेबल होती है ना स्ट्रिंग, एक्शन मूवी। और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमेडी मूवी, कॉमेडी मूवी। और जो एक्टर 0
और मूवी 1 के एक्टर 0th इंडेक्स पे जो एक्टर है उसका नेम, और मूवी 2 पे जो 0th इंडेक्स पे है उसका नेम। भाई क्या फर्क पड़ता है, आपने मूवी 1 में मूवी 2 में मूवी 1 को क्लोन करा और फिर इसी के ऑब्जेक्ट को एक्टर को यहाँ पे आपने यहाँ दिया, मतलब एक्टर के ऑब्जेक्ट को निकाल के यहाँ दिया, फिर आपने उसके 0th इंडेक्स पे सूर्या कर दिया, तो ये भी सूर्या ही प्रिंट करेगा और ये भी सूर्या ही प्रिंट करेगा। आपकी सही ऑप्शन ये रही कि एक्शन मूवी ये और सूर्या एंड सूर्या। ठीक है, जल्दी अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी, तो चलिए अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्लास टेस्ट है, बिल्कुल है, टेस्ट देना है हमें। एंड देयर आफ्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेथड यूज हुआ है, टेक वाइल और ड्रॉप वाइल। और टेक वाइल और ड्रॉप वाइल क्या करता है, टेक वाइल आपका तब तक एलिमेंट लेता है जब तक ये ट्रू है, ठीक है, लैम्डा फंक्शन जो हमने दिया है। और ड्रॉप वाइल क्या करता है, तब तक एलिमेंट को इग्नोर करता है, ड्रॉप करता है जब तक ये ट्रू है। जैसे ही ये फॉल्स होता है उसके बाद सारे एलिमेंट को ले लेता है। ठीक है, खैर बाय द वे एक एरे लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की, इसमें आपने अरुण अर्जुन प्रकाश कविता अमीरा जो भी है, तो आपने इसको ऐड करा है। फिर आपने बोला भाई लिस्ट की स्ट्रीम चलाओ और यहाँ प्रिंट करो और बोलो टेक वाइल, तब तक एलिमेंट को टेक वाइल लेते रहो जब तक उसकी स्टार्टिंग ए से हो रही है। तो अरुण सबसे पहले प्रिंट कर देगा, फिर अर्जुन प्रिंट कर देगा सक्सेसफुली, नो डाउट सक्सेसफुली। एंड फिर उसके बाद क्या होगा, तो फिर उसके बाद ये देखेगा इस एलिमेंट पे, बट ये तो ए से स्टार्ट हो नहीं रहा, ये तो पी से होता है, वहीं पे ये फॉल्स हो गया। और जैसे ही फॉल्स हो गया ये रुक जाता है, यही इसका काम है। अब ड्रॉप वाइल क्या करेगा जी, ड्रॉप वाइल सबसे पहले देखेगा ए से स्टार्ट हो रहा है, बोलेगा भाई इसको ड्रॉप करो, मुझे ये एलिमेंट नहीं चाहिए। फिर से बोलेगा ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी ड्रॉप करो, लाइक स्टार्ट विथ ए जो हमने कहा ड्रॉप करो। अब आई प्रकाश कविता अमीरा, तो ये चेक करेगा ये जो प्रकाश है ए से स्टार्ट हो रहा है, बोलेगा बिल्कुल नहीं, ए से नहीं हो रहा है। तो बोलेगा अच्छा मतलब यहाँ जाके ये कंडीशन फॉल्स हुई है ना, हाँ जी। तो इसके बाद जितने एलिमेंट है सब दे दो। अब आप एक चीज बोल दो कि भाई अमीरा जो है वो तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रही थी, फिर भी आपने क्यों लिया इसको, ड्रॉप वाइल क्यों इसको प्रिंट करेगा, लेगा अपने अंदर। क्योंकि ड्रॉप वाइल का फंडा ये है कि एक बार अगर इसके अंदर की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है सिर्फ एक बार, तो उसके बाद ये सारी एलिमेंट रिटर्न कर देता है। तो ये क्या प्रिंट करेगा सबसे पहले, अरुण अर्जुन और ये प्रकाश कविता अमीरा। देखो अरुण अर्जुन प्रकाश कविता अमीरा को हमने प्रिंट कर दिया, व्हाट वुड बी द आउटपुट, तो आउटपुट हमने डिफाइन करा। फिर अब यहाँ क्या होता है, फिर यहाँ पे आपकी एक स्टैक है बाय द वे, क्लास 1 है, ठीक है। सबसे पहले तो नीचे चलते हैं, सबसे नीचे। तो यहाँ पे क्या है, मेन में इससे पहले हम एक स्टैक बना लेते हैं, ये उसी टाइप की क्वेश्चन, हमने एक स्टैक बनाई और यहाँ पे सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है एज यू नो। और मेन मेथड ने किसको कॉल करा है, तो मेन मेथड ने मेथड 4 को कॉल करा है, सही है, मेथड 4 को, मतलब इसको। और भाई मेथड 4 ने किसको कॉल करा है, मेथड 3 को। मेथड 4 ने किसको कॉल करा है, मेथड 3 को। और भाई फिर मेथड 3 ने यहाँ पे क्या करा है कि इस क्लास, ये जो ऊपर की क्लास है, ऑब्जेक्ट बना के इसके ऊपर मेथड 1 को कॉल करा लिया गया। मेथड 3 ने मेथड 1 को कॉल करा है, इसको कॉल करा है, ये जो मेथड 1 है। तो फिर यहाँ पे अब ये मेथड 1 रजिस्टर्ड हो जाएगा। एंड फिर मेथड 1 ने यहाँ पे क्या करा है, गौर करना, मेथड 2 को कॉल करा लिया है। तो फिर यहाँ पे मेथड 2 आपकी रजिस्टर होगी, ठीक है। ऐसे चीजें चल रही है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन 19, तो जब लाइन 19 पे आप हो, मतलब जब आप यहाँ पे हो लाइन नंबर 19 पे, आई मीन टू से जब आप यहाँ पे हो ना, तो यहाँ पे आपका बोला गया जब आप लाइन 19 पे हो, मतलब मेथड 3 के एग्जीक्यूट होने से पहले, देखो मेन ने मेथड 4 को एग्जीक्यूट करा, मेथड 4 ने मेथड 3 को, फिर इसने इसको। तो उसने बोला अगर आप लाइन नंबर 19 पे हो, ठीक है, लाइन नंबर 19 पे हो, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है मेथड का, उसमें टॉप पे क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है, आप अगर लाइन नंबर 19 पे हो तो मेथड 3 तो कॉल हुआ नहीं, अभी सिर्फ मेथड 4 कॉल हुआ है। तो इन सबको हटाते हैं और तब टॉप पे क्या आएगा, तो मेथड 4 आपका टॉप पे आएगा, ठीक है, स्टैक के टॉप पे। दैट्स व्हाई मेथड 4 200% आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। तो भाई यहाँ क्या हुआ, फूड सर्विसेज की एक इंटरफेस बनाई, ऑर्डर फूड आपने यहाँ कॉल करा, देयर आफ्टर फूड डिलीवरी यहाँ पे क्लास है जो कि यहाँ पे 2 प्राइवेट क्लास बना रही है, एक तो ये दूसरी ये। तो इस फूड डिलीवरी ऐप में 2 प्राइवेट क्लास है, जिसने फूड सर्विसेज की जो आपने यहाँ पे ये दिया ना इंटरफेस, और उसने एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑर्डर फूड दिया, उसको इंप्लीमेंट करा, तो ऑर्डर फूड को भी अप्लाई करा इसने। तो भाई पिज्जा सर्विस ने प्रिंट करा ऑर्डरिंग अ पिज्जा,
बर्गर सर्विस ने प्रिंट करा ऑर्डरिंग व्हाट, ऑर्डरिंग अ बर्गर। तो बर्गर को ऑर्डर करने के लिए इसने ऑर्डरिंग अ बर्गर प्रिंट करा, और ऑर्डरिंग अ पिज्जा के लिए ऑर्डर फूड जब आपने कॉल करा तो ऑर्डरिंग अ पिज्जा इसने प्रिंट करा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे जो आपकी दे रखी है, देयर आफ्टर द पॉइंट इज भाई यूज कैसे इसको करोगे, ये तो प्राइवेट है बिल्कुल। इस प्राइवेट से डील करने के लिए यहाँ दो मेथड आपने बनाया, गेटर जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, एक तो इस पिज्जा सर्विस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और दूसरा बर्गर वाले का जो कि प्राइवेट क्लास है। तो इसने इसकी ऑब्जेक्ट रिटर्न करी और बर्गर सर्विस ने इसकी ऑब्जेक्ट रिटर्न करी, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आपने फूड डिलीवरी ऐप इक्वल टू न्यू फूड डिलीवरी ऐप, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाया और मुझे अब ये दोनों क्लास अगर चाहिए तो इन दोनों को कॉल कर लूंगा, गेट पिज्जा सर्विस, गेट बर्गर सर्विस, ठीक है। तो दोनों को हम यहाँ कॉल कर लेंगे, बट यहाँ कोड ब्लॉक इम्प्ली आई मीन टू से ब्लैंक है तो उसी को कॉल करा होगा। और फिर आपने बोला ऑब्जेक्ट वन डॉट ऑर्डर फूड, गौर करना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, दोनों को आपने कॉल नहीं करा है, सॉरी यहाँ दोनों को मैंने बोल दिया, लाइक अगर यूज हो करना होता तो दोनों को कॉल करते ना, दोनों अगर चाहिए होता, बट यहाँ पे किसी एक को कॉल करा है क्योंकि आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट वन डॉट फूड ऑर्डर करा है। द पॉइंट इज किसको कॉल करा है इन दोनों में से, तो डिपेंड करता है कि ऑर्डर फूड में क्या प्रिंट करा। तो इसने प्रिंट करा जी ऑर्डरिंग अ पिज्जा, तो जाहिर सी बात है भाई ये जो पिज्जा का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तब तो फूड ऑर्डर आपने इसके ऊपर कॉल किया, तब तो इसने ऑर्डरिंग अ पिज्जा करा। तो आपने कौन सा मेथड कॉल करा हुआ वहां पे, ऑब्जेक्ट वन आपका क्या होगा, गेट पिज्जा सर्विस, ठीक है। तो समाव ये आपकी 200% सही होती है, फूड सर्विस इक्वल टू गेट पिज्जा सर्विस करके आपने इसको कॉल कर लिया, 200% सही है ये। यही लाइन यहाँ पे जो कोड ब्लॉक यहाँ पे रह रही थी, आई मीन टू से ये वाली कोड ब्लैक और कोड ब्लॉक यही यहाँ पे आएगी, ठीक है। एंड बाय द वे पहला क्यों गलत है, क्योंकि पहले मैं डायरेक्ट पिज्जा सर्विस के ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया है। भाई ये प्राइवेट है कैसे कॉल कर लोगे, यहाँ भी सही था, बट द पॉइंट इज यहाँ पे आपने पिज्जा सर्विस दिया है रेफरेंस के तौर पे। फिर से मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट है तो रेफरेंस के तौर पे कैसे यूज कर लिया। और ये जो आपकी थी ये यहाँ तक तो सही थी, बट इशू यहाँ आ गया, इसने फिर से इसका ऑब्जेक्ट दे दिया। ये तो प्राइवेट है ना पिज्जा सर्विस, देखो पिज्जा सर्विस जो है वो प्राइवेट है, ये प्राइवेट है यहाँ पे, तो प्राइवेट का आपने कैसे कॉल करा, तो होगा नहीं वो। तो डेट्स वाई आपकी दूसरी वाली ऑप्शन 200% सही होती है। अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने क्या बोला, तो इसमें आपने सबसे पहले एक इंटरफेस बनाया वॉच स्टोर करके, और उसमें उस इंटरफेस में दो डिफॉल्ट मेथड दिए हैं, शो डिटेल्स जो कि जेनरिक वॉच प्रिंट करेगी, ऑर्डर जो कि ऑर्डर प्लेस्ड प्रिंट करेगा। देयर आफ्टर डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉच, देखो यहाँ पे डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉच की दो क्लासेस आपने बनाई और दोनों ने ना इस वॉच स्टोर को इम्प्लीमेंट करा है। तो यहाँ बोला लाइन 1 लाइन 2, भाई लाइन 1 लाइन 2 में क्यों इशू होगा, क्यों इशू होगा, क्योंकि दोनों की दोनों डिफॉल्ट मेथड है। कोई कॉन्क्रीट मेथड आई मीन से कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता और अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते फिर तो इशू होता, एल्स कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है आपका। तो आपने यहाँ पे ऑर्डर दिया है, देयर आफ्टर शो डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट मेथड थी, क्या इशू है। एंड द पॉइंट इज फिर उसके बाद आपने वॉच स्टोर की एक बना ली एरे, जिसमें वॉच स्टोर की दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इंपॉर्टेंट है गौर करना, आपने इसकी क्या बनाई, एरे, एक एरे बनाई जिसमें इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, बट भाई इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या मतलब उसमें क्या स्टोर करोगे, तो इसको किसने एक्सटेंड करा है, डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉच ने, तो इसका ऑब्जेक्ट डालेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि इन दोनों का पेरेंट कौन है, वॉच स्टोर। तो 0th इंडेक्स पे आप यहाँ क्या डालोगे, इसके एरे में डिजिटल वॉच, और फर्स्ट इंडेक्स पे आप क्या डालोगे, एनालॉग वॉच, जो कि आपने डाला, बिल्कुल डाला। फिर आपने जी यहाँ पे लूप चलाया इस पर्टिकुलर एरे पे और एक एक करके आपके पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे। और देखो मैंने यहाँ हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लाइक यहाँ पे वॉच स्टोर क्यों दिया है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आपने डाली ना, फिर आपने यहाँ पे जो वो ये जो वॉच है इसमें एक एक ऑब्जेक्ट आएगा, पहले डिजिटल एरे आएगा 0th इंडेक्स वाला, फिर ये आएगा, और वॉच स्टोर टाइप की है वो, तो आपने यहाँ पे वॉच स्टोर करके दे दी। और फिर आपने यहाँ कॉल करा वॉच डॉट शो डिटेल्स, फिर वॉच डॉट ऑर्डर, ठीक है। जब डिजिटल वॉच पे आप कॉल करोगे शो डिटेल्स को, मतलब डिजिटल वॉच पे शो डिटेल्स को कॉल करोगे आप यहाँ पे, तो भाई इसमें तो शो डिटेल्स है ही नहीं, क्या दिक्कत है, इसमें नहीं है तो पेरेंट्स से लेगा, तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा। फिर आपने ऑर्डर प्रिंट कराए, देखो फिर आपने ऑर्डर को कॉल कराए, नोट प्रिंट कराए, किस पे, किसके ऊपर, तो पहले हम डिजिटल वॉच के ऊपर है, तो डिजिटल वॉच में आप ऑर्डर प्रिंट करोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ऑर्डर्ड डिजिटल वॉच, 200% आपकी ये सही है। एंड फिर इसके बाद आपने न्यू एनालॉग वॉच आपने यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट बनाई और शो डिटेल्स और ऑर्डर को प्रिंट करा। तो एनालॉग वॉच में शो डिटेल्स आपका प्रिंट हो जाएगा, तो थर्ड पे ये प्रिंट होगा, और भाई फिर ऑर्डर भी तो कॉल करा है, ऑर्डर तो इसके अंदर है नहीं, तो जाहिर सी बात है पेरेंट का ऑर्डर फोर ये मतलब ये प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, जेनरिक वॉच, फिर ऑर्डर डिजिटल वॉच, फिर एनालॉग वॉच फीचर्ड, देख लो अच्छे से, फिर लास्ट में ऑर्डर प्लेस्ड। तो ये ऑप्शन आपकी सही है।
जेनरिक वॉच, ऑर्डर डिजिटल वॉच, एनालॉग वॉच एंड एट लास्ट ऑर्डर प्लेस्ड समहाउ, ठीक है। एंड इसके बाद अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इसने बोला है गौर करना, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने बनाया है यहाँ पे एयर कंडीशनर करके, सही है। और इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, देखो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है ना, यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है कूल। और एक आपने यहाँ पे मेथड और बनाई है एडजस्ट टेम्परेचर, जो कि ये प्रिंट कर रही है। तो सबसे पहले तो उसने बोला लाइन वन पे क्यों ही कोई इशू आएगा, आप इसको डिफॉल्ट मेथड मान के चलो ना एक वक्त के लिए। एंड फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या बोला स्प्लिट एसी ने एयर कंडीशनर को एक्सटेंड करा, बिल्कुल करा जी, 200% एयर कंडीशनर को एक्सटेंड करा। और इसमें आपने देखो एक्सटेंड करा इसको, तो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो भी तो बनाओगे। तो यहाँ पे आपने इसे बनाया, ऑन द टॉप ऑफ दैट आपने एडजस्ट टेम्परेचर को भी ओवरराइड करके यहाँ पे लिख दिया एडजस्ट टेम्परेचर ऑफ स्प्लिट एसी। यहाँ क्या था, बस एडजस्टिंग टेम्परेचर, यहाँ स्प्लिट एसी का टेम्परेचर एडजस्ट हो रहा है। फिर विंडो एसी आपने बनाया, इसने भी कूल और इसको इंप्लीमेंट करा। इसने क्या लिखा, कूलिंग विथ विंडो एसी, एडजस्टिंग टेम्परेचर विथ विंडो एसी। खैर द पॉइंट इज आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों की रेफरेंस टाइप एयर कंडीशनर, नो इशू, चूंकि एयर कंडीशनर विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, दोनों की दोनों ने किसको एक्सटेंड करा था, तो एयर कंडीशनर को दोनों की दोनों ने एक्सटेंड करा था, नो डाउट, सही है ये आपका। फिर आपने AC1 डॉट एडजस्ट टेम्परेचर को कॉल करा, किसको, AC1 डॉट एडजस्ट टेम्परेचर को, इसको। तो हमेशा जब भी कॉल करो ना ऐसे डायनेमिक मेथड डिस्पैच वाले में, तो हमेशा ये एश्योर करा करो कि भाई देखो आपने यहाँ पे AC1 डॉट एडजस्ट टेम्परेचर करा, अगर ये एडजस्ट टेम्परेचर नाम की मेथड स्प्लिट एसी में ना हो तो कोई इशू नहीं है। अगर इसमें है तो ये इससे लेके कॉल करा लेगा, पेरेंट वाले का कॉल करा लेगा। बट अगर किसी केस में कोई मेथड इसमें है और ये जो रेफरेंस आपने दिया है जैसे एयर कंडीशनर और इसमें नहीं है, तो फिर भैया वो इशू क्रिएट करता है, ठीक है। फिर आपको कास्ट वगैरह करना पड़ता है। क्या आपने बोला एडजस्ट टेम्परेचर AC.1 एडजस्ट टेम्परेचर, जाहिर सी बात है इसमें भी पेरेंट में भी एडजस्ट टेम्परेचर है और जो चाइल्ड आपने स्प्लिट एसी की बनाई उसमें भी है, तो एडजस्ट टेम्परेचर स्प्लिट एसी वाली कॉल होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कॉल होती है। तो सबसे पहले तो ये होगा एडजस्ट टेम्परेचर ऑफ स्प्लिट एसी प्रिंट। देयर आफ्टर आपने कूल कॉल करा, गौर करो इसमें भी कूल है और पेरेंट में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तौर पे आपने कूल दिया है, तो कूल तो दोनों में है ना, भले वो एब्स्ट्रैक्ट था। तो यहाँ पे इसका कूल प्रिंट होगा कूलिंग विथ स्प्लिट एसी, ठीक है। एंड एट लास्ट देयर आफ्टर आपने न्यू विंडो की ऑब्जेक्ट बनाई और इसके ऊपर भी यही चीजें कॉल करी। तो न्यू विंडो एसी में भी आपकी एडजस्ट टेम्परेचर है, तो ये थर्ड नंबर पे प्रिंट करेगा एडजस्ट टेम्परेचर, इसको कॉल करोगे तो ये प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एडजस्ट टेम्परेचर ऑफ विंडो एसी, नो डाउट सही है। फिर आपने कूल कॉल करा है तो ये प्रिंट करेगा कूलिंग विथ विंडो एसी। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, एडजस्ट टेम्परेचर ऑफ विंडो एसी, फिर कूलिंग विथ स्प्लिट एसी एंड फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, फिर उसके बाद कूलिंग विथ विंडो एसी एंड देयर आफ्टर एडजस्ट टेम्परेचर विथ विंडो एसी करके जो थर्ड नंबर पे, और लास्ट में कूलिंग विथ विंडो एसी। तो ये आपकी सही हो गई, एडजस्ट टेम्परेचर स्प्लिट एसी के साथ, फिर स्प्लिट एसी को कूलिंग करना है, फिर विंडो एसी एंड दैट एट लास्ट कूलिंग विथ विंडो एसी, 200% सही। तो आपकी ये वाली आईडी की ऑप्शन सही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइट्रेशन टाइप किया, तो यहाँ देखो आइट्रेटर आपने लिया और यहाँ पे दो आपकी इस इंटरफेस में दो मेथड डिफाइन करा है, हैज नेक्स्ट जो कि बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी और गेट नेक्स्ट जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और ये दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों पब्लिक। फिर आपने क्लास बनाई प्रिंटेबल जो कि एब्स्ट्रैक्ट है और उसने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रिंट को डिफाइन करा है, नो डाउट सही है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है भाई, फिर उसके बाद एक रेस्टोरेंट मेन्यू क्लास है। और बाय द वे उससे पहले अच्छे से इसको देख लो कि आइटरेटर इंटरफेस दो मेथड दे रहा है, हैज नेक्स्ट बुलियन टाइप की वैल्यू ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा या फिर गेट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट टाइप की क्लास है प्रिंटेबल जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसने दिया है, पब्लिक वॉइड एब्स्ट्रैक्ट हो गया प्रिंट कर दी। रेस्टोरेंट मेन्यू है और इसमें एक लिमिट है कि भाई लिमिट 3 ही होगी यहाँ पे, और ठीक है इंटीजर, और यहाँ पे आपने फाइनल दिया और ये प्राइवेट टाइप की। फिर आपने एक प्राइवेट टाइप की एक मेन्यू डिफाइन करी है जो कि डिस की ऑब्जेक्ट ले रही है। डिस क्लास यहाँ पे देखो एक प्राइवेट क्लास है डिस, जिसने एक्सटेंड करा है प्रिंटेबल को, मतलब इसको तो प्रिंट को भी इसने अप्लाई करा होगा, देखो इसने प्रिंट को भी अप्लाई करा है, ओवरराइड करा है, इम्प्लीमेंट करा है, नोट ओवरराइड बोलेंगे हम इसको। तो आपने यहाँ पे ये भी करा है, बहुत सही जी। और यहाँ पे इसने 3 इसकी ऑब्जेक्ट ली, पहली ये पनीर 65 बिरयानी मसाला डोसा, ठीक है, तीनों लिया आपने। और फिर उसके बाद डिस ने क्या करा, एक्सटेंड करा प्रिंटेबल को एंड देयर आफ्टर आपने यहाँ प्रिंट करा है कोड प्लस जो भी उसकी नेम होगी, कोड हो गई D1001 और नेम आपका पनीर 65 जो भी है मसाला डोसा D1003, उसको प्रिंट कर, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अब इस आइट्रेबल इंटरफेस को किसने इंप्लीमेंट करा, डिस आइट्रेटर ने।
और भाई दिस आइटरेटर ने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा, इंडेक्स डिफाइन करा, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट इंडेक्सर, ये पब्लिक है कंस्ट्रक्टर, और फिर हैज नेक्स्ट मेथड डिफाइन करा है। और ये नेक्स्ट क्या करा है, अगर नेक्स्ट में कोई एलिमेंट है ना, इफ नेक्स्ट एलिमेंट इज अवेलेबल, अगर नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल है इन दिस रिटर्न ट्रू, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। एंड गेट नेक्स्ट ने क्या करा, नेक्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है ये। देयर आफ्टर, अब द पॉइंट, अब आपका यहाँ पे ये आ गया भाई, सारी बातें ठीक है, बट द पॉइंट ये दिस आइटरेटर भी तो प्राइवेट है, तो इसको कैसे देंगे। तो भाई बात ठीक है, प्राइवेट है, तो इसके लिए हमने गेट आइटरेटर मेथड इसी के अंदर डिफाइन करा है, जो कि आइटरेटर टाइप की ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर रही है, और इसी के थ्रू हमने इस डिस आइटरेटर को यहाँ पे रिटर्न कराया है। ठीक है, इसी के थ्रू हमने डिस आइटरेटर, ये जो प्राइवेट क्लास है, इसको रिटर्न करवाया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले आप गेट आइटरेटर को, मैं इसको GI लिखता हूँ, इसको कॉल करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, डिस आइटरेटर, DI बोला मैंने। अब जब आपको DI मिल जाएगा तो हैज नेक्स्ट गेट नेक्स्ट को कॉल कर सकते हो, और फिर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा जी, आपको यहाँ पे ये मेन्यू मिल जाएगा, और मेन्यू के थ्रू जो भी आपको प्रिंट वगैरह करना होगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले रेस्टोरेंट मेन्यू का ऑब्जेक्ट बना, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बना, इसी के अंदर तो ये सारा का सारा कोड था ना। एंड फिर उसके बाद आपने इसका गेट आइटरेटर करा, मेन्यू डॉट गेट आइटरेटर, क्यों, क्योंकि भाई रेस्टोरेंट मेन्यू है और ये सारा कोड उसी में है, ये जो क्लास वगैरह बना है ना सब उसमें। गेट आइटरेटर करा तो आपको आइटरेटर मिला, फिर आपने उसके ऊपर हैज नेक्स्ट कॉल कर दिया कि नेक्स्ट एलिमेंट है या फिर नहीं। अगर नेक्स्ट एलिमेंट है तो फिर आप उसको गेट करोगे, डॉट गेट नेक्स्ट एलिमेंट, लाइन 1 में कॉल हुआ होगा मोर और लेस। ठीक है, और जो आप नेक्स्ट एलिमेंट कॉल कर रहे हो तो नेक्स्ट गेट किसको करोगे, तो दिस से ही गेट कर रहे होंगे ना, इस मेन्यू से, मुझे तो यही लग रहा है। एंड तो फिर इससे आप कर रहे हो, और ये प्रिंट मेथड जो भी आपने कॉल कर रखा है ये। एंड द पॉइंट इज, जब आप इसको प्रिंट मतलब डिस को लोगे तो डिस वाली जो ये चीजें हैं, इसने डिस ने किसको एक्सटेंड करा है, प्रिंटेबल को, तो आपको वहां पे हो सकता है कास्ट भी करना पड़े। ठीक है, तो लाइन 1 में बोला है क्या आएगा, और लाइन 1 में जो भी आएगा, लाइन 1 ये प्रिंट करा रहा है, ये और इसको प्रिंट करवा रहा है लाइन 1। और तो इसको कैसे प्रिंट कर रहे होंगे, प्रिंट को कॉल करके, और प्रिंट किसके अंदर है, डिस के अंदर है, तो भाई डिस की ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। ठीक है, डिस की मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए, वो कैसे मिलेगी, तो वो प्राइवेट मेन्यू में यहाँ पे दे रखी है, यही है ना, प्राइवेट मेन्यू में आपका दे रखा है। ठीक है, एंड जब आप यहाँ से गेट नेक्स्ट रिटर्न करोगे तो इसने क्या बोला, रिटर्न नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। और भाई यहाँ लिस्ट कौन सी है, लिस्ट तो एक ही है ना मेन्यू की, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आपका देगा। तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड चाहिए, तो सबसे पहले ये जो आपकी आइटरेटर है उसके ऊपर आप क्या कॉल करोगे, आइटरेटर डॉट गेट नेक्स्ट, तो वो आपको क्या देगा, तो वो आपको न्यू डिस की ऑब्जेक्ट देगा। समझ रहे हैं बिल्कुल। फिर अब उसने ऑब्जेक्ट दिया तो उसके ऊपर आपने प्रिंट कॉल करा, बहुत सही, प्रिंट कॉल करा आपने तो प्रिंट कर देगा। बट मुद्दा ये यही नहीं है, मुद्दा द पॉइंट इज, ये जो डिस है ना, इसने एक्सटेंड करा है प्रिंटेबल को। ठीक है, फिर इसने प्रिंट को इम्प्लीमेंट करा है, तो कास्ट यहाँ करोगे ना आप। ठीक है जी, तो आपने इसको यहाँ पे कास्ट करा है, और कास्ट किस में करा है, तो फिर कास्ट आपने यहाँ पे इसको प्रिंटेबल में करा है। ठीक है, तो ये आपकी सही हो जाती है, ITR डॉट गेट नेक्स्ट, और आपने यहाँ पे इसको कास्ट प्रिंटेबल में कर लिया है। ठीक है, अब बोलोगे प्रिंटेबल में क्यों करा, अगर यहाँ डिस देते तो देखो सोचा जा सकता था, नो डाउट वो भी सही हो सकता था, बट द पॉइंट इज यहाँ पे कोई और ऑप्शन वैसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इसने डिस में कास्ट करा है, बट किसको कास्ट करा है ये भी तो देखो, आइटरेटर डॉट गेट नेक्स्ट आपने कॉल करा फिर प्रिंट करा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ ट्रू नहीं होगा। क्यों क्यों क्यों, मतलब आप बोलोगे क्यों भाई, डिस की तो ऑब्जेक्ट आ रही है, कोई और तो ऑब्जेक्ट है नहीं इसके अंदर। बात तो 200% सही है, तीनों की तीनों ऑब्जेक्ट जो है डिस की ही है, तो होनी तो इशू नहीं चाहिए, तो बट इशू है। क्यों भाई, ये जो डिस है ना आपकी, ये जो डिस आपकी क्लास है ये प्राइवेट है, कैसे आपने इसका यूज कर लिया बाहर, तो डेट्स अ प्रिंटेबल का ही यूज करना ज्यादा सही था, ये इसलिए गलत होता है। और रेस्ट्रो मेन्यू वगैरह में तो होगा ही, इसने तो डायरेक्ट ही कर लिया बिना कास्ट करे। एंड अब अपन लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे, ठीक है जी, एंड यहाँ पे आपने कंसीडर द कोड गिवन बिलो समाउ करके डाला है, और यहाँ पे आपने यूटिल करा है। ठीक है, और फिर आपने क्लास बनाया, और क्लास नहीं एक्सेप्शन बनाया आपने, एक्सेप्शन को एक्सटेंड करके। ऐसे एक्सेप्शन बनाते हैं, और आपने 2 स्ट्रिंग दिया है। देखो पहले जो जनरली बनाते हैं उसमें सुपर एक्सेप्शन में कॉल करते हैं, फिर वो जो सुपर कीवर्ड कॉल करते हैं, जो मैसेज आ रहा होता है इसके कंस्ट्रक्टर में सुपर कॉल करते थे, वैसा तो यहाँ है नहीं। यहाँ डायरेक्ट 2 स्ट्रिंग है, और वो ये रिटर्न कर रहा है ऑड नंबर एनकाउंटर्ड विथ अपडेट। खैर, एंड द पॉइंट इज, अब आपने बोला पब्लिक क्लास टेस्ट और अपडेट मेथड है, जो कि एक एरे ले रहा है और एक इंडेक्स ले रहा है, और ये क्या थ्रो कर रहा है, ऑड वैल्यू एक्सेप्शन।
और बोला अगर एरे की इंडेक्स, मतलब आपने एरे की ऊपर कोई एलिमेंट है, सपोज कर लो आपने बोला एक एरे है 2 10, अच्छा एक एरे यहाँ दे रखा है, और मैं बोलूँ भाई कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, जैसे 4 जीरोथ इंडेक्स पे, मैं बोलूँ एरे की जीरोथ इंडेक्स की एलिमेंट को 2 से मॉड्यूलो करो, मतलब ये जो 4 है 4 मॉड्यूलो 2 करो इक्वल टू 0 आया, अगर वो 0 नहीं आया तो एक्सेप्शन रेज कर देना, बिल्कुल रेज करेगा। एंड द पॉइंट इज एक्सेप्शन रेज कर देना, एंड देयर आफ्टर उसको अगर कोई इशू नहीं आया, एक्सेप्शन रेज नहीं कर पाए आप, वो जो मॉड्यूलो आ रहा है वो इक्वल इक्वल टू 0 है, तो यहाँ आओ और उसको 5 से इनटू कर दो, कोई इशू नहीं है। और ये अपडेट टाइप की मेथड है जो कि वॉइड और स्टैटिक भी है, तो डायरेक्ट कॉल कर लेंगे इसको। और फिर मेन मेथड में आपने एरे डिफाइन करा, यहाँ पे ट्राई है कैच है, ठीक है। और ट्राई में आपने क्या बोला कि भाई लूप चलाओ और इसके एक एक एलिमेंट को लो और अपडेट में डालो, इस पे पहले तो एरे को डालो फिर इंडेक्स को, क्योंकि ऐसे यहाँ पे दोगे ना तो पहले आपका एरे आप डालोगे, इंडेक्स आपका आई क्या होगा 0, 0 पे कौन सा एलिमेंट है 4 है, तो भाई 4 मॉड्यूलो 2 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो ये आपकी एक्सेप्शन ना देके इसको 5 से इनटू कर देगा, तो 4 5 जा 20, फिर ये 6 आप भेजोगे, आई इक्वल टू 1 हो चुका है इस बार, ठीक है। और इस बार आपने 6 भेजा है, और जब आप 6 मॉड्यूलो 2 करोगे तो फिर से 0 आएगा, एंड तो फिर से आपका 0 आएगा, नो डाउट। फिर से 6 को 5 से इनटू करोगे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आया आई इक्वल टू 2 हो गया, और आपने 3 भेजा उसके अंदर, मतलब 3 आया आपका यहाँ, तो आपने 3 मॉड्यूलो 2 करा, ये तो 1 आएगा, ये तो 0 आया नहीं। और जैसे ही आप यहाँ पहुंचे ये इशू रेज कर देगा और एक्सेप्शन रेज कर देगा। अब इसने एक्सेप्शन रेज करा तो इस ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज हो गया, मतलब यहीं पे इशू आया ना, यहीं पे आपने इसको रिटर्न करा न्यू ऑड वैल्यू एक्सेप्शन, तो कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट, कैच वाले में जाएगी, यहाँ जाएगी। कैच वाला ई को प्रिंट कर रहा है, ई जो आपका यहाँ पे जो भी उसकी जो भी मैसेज वगैरह इसमें यहाँ पे ये है ना, ऑड नंबर एनकाउंटर ड्यूरिंग अपडेट, ठीक है, वहां तक तो ठीक है, एक्सेप्शन आएगा। ऑन द टॉप अपडेट फिर क्या करा आपने, इस एरे को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। क्या क्या आएगा, एक तो ऑड एक्सेप्शन ये प्रिंट होगा, फिर आपने इस एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराया है जी, तो द पॉइंट इज प्रिंट तो कराया, तो क्या प्रिंट होगा 4 6 3 2 1, ये बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि देखो इसी एरे को आपने अपडेट में पास करा था, मतलब एरे को जब पास करते हैं ना तो एरे के इंडिपेंडेंट कॉपी को नहीं, हम पास कर रहे होते हैं उसके रेफरेंस को, तो भाई रेफरेंस को पास कर रहे होते हैं तो उसी में तो आपने इंटू 5 करा, मतलब ओरिजिनल एरे में भी चेंज हो गया होगा, इंस्टेड ये 4 है यहाँ 20 हो गया होगा, 6 5 या 30 हो गया होगा, और फिर जब यहाँ पे आया था तब तो कोड रुका था ना, तो फिर ये 3 हो गया था, और फिर ये 2 हो गया था, एंड एट लास्ट ये आपका 1 हो गया था, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। तो दो चीजें हो जाएंगी आपकी प्रिंट, एक तो ये और दूसरी आपकी ये जो हो गई। तो यहाँ पे आप प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर एनकाउंटर ड्यूरिंग अपडेट, और 20 30 उसके बाद एज इट इज 3 to 1, जैसा कि यहाँ पे 3 to 1 रहा, ठीक है। तो ये आपकी सही होगी। यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि वो मतलब या तो ऑड एक्सेप्शन देख के बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए और उन्होंने पहला ये लगा दिया, या फिर उन्होंने 20 30 इसको कर दिया, या फिर इसको करा तो उन्हें लगा सिर्फ या तो 20 30 को 5 से इनटू करा था, तो सिर्फ वो ये भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने रेफरेंस पास करा है एरे का, तो दो एलिमेंट को चेंज करके बाकी सबको एज इट इज रहने देगा, दैट्स व्हाई ये वाली आपकी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, और भाई इसमें आपका क्या है कि इसमें मेथड ऑप्शनल ऑफ नलेबल आपने बोला है, टी वैल्यू है, और एज यू नो ऑफ नलेबल जो ऑप्शनल होता है वो क्या करता है, ऑफ नलेबल जो ऑप्शनल होता है वो आपकी ऑफ नलेबल अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो ऑप्शनल में रिटर्न करता है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो एम्प्टी टाइप की ऑप्शनल रिटर्न करता है, ठीक है। एंड द पॉइंट इज यहाँ बोला मेथड ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल टी वैल्यू आपने कुछ दिया जेनरिक्स का यूज करके, फिर आपने बोला ऑप्शनल रिटर्न करेगा ये, जो कि आई मीन से यहाँ डिस्क्राइब करेगी स्पेसिफिक वैल्यू को, बट अगर कोई नॉन नल वैल्यू हो तो ही ये वैल्यू रिटर्न करेगा स्पेसिफिक वैल्यू, एल्स अगर इसने कोई नल वैल्यू रिटर्न करा ना यहाँ पे तो ये एम्प्टी ऑप्शनल को रिटर्न करेगा। एंड एज यू नो जब भाई ये एम्प्टी ऑप्शनल को रिटर्न करेगा तो आप मतलब उससे कुछ ले नहीं सकते ना। एंड द पॉइंट इज यहाँ पे आपने म्यूजिक क्लास बनाया, हैश मैप बनाया, और की वैल्यू दोनों स्ट्रिंग है, और इसकी कंस्ट्रक्टर आपने बनाया उसमें क्लासिकल और मतलब की वैल्यू क्लासिकल, आई मीन से की क्लासिकल वैल्यू रवि, और गजल अजीत, ठीक है, अरिजीत अरिजीत सिंह जो भी है, तो गजल के लिए इनका, और इस आर्टिस्ट वाली मैप में आपने की वैल्यू पेयर में स्टोर कराया, टाइप और जो आर्टिस्ट है उसका नाम, फिर गेट आर्टिस्ट करेंगे तो जो जेनरे हम देंगे ना, जैसे हम बोलेंगे क्लासिक तो वो रवि की वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि की क्या है क्लासिक, गजल बोलेंगे तो अरिजीत रिटर्न करेगा गेट आर्टिस्ट आपकी,
फिर आपने यहाँ पे टेस्ट डिफाइन करा और इसमें आपने ऑप्शनल बोला, ऑप्शनल A1 को आपने बोला स्ट्रिंग टाइप की ऑप्शनल ये लेगा, ऑफ नलेबल न्यू म्यूजिक डॉट गेट आर्टिस्ट क्लासिकल। तो भाई क्लासिकल आपने गेट आर्टिस्ट को कॉल करा है, जो कि गेट आर्टिस्ट क्लासिकल में क्या, रवि। तो ये क्या देगा, रवि 200%। फिर आपने पॉप बोला है, भाई पॉप तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये क्या देगा, एम्प्टी, एम्प्टी ऑप्शनल देगा, ठीक है। और फिर आपने बोला A1 डॉट इफ प्रेजेंट, अगर A1 में कोई वैल्यू प्रेजेंट है ना तो उसको अपर केस करके प्रिंट कर दो, तो RAVI रवि हो गया। और फिर आपने बोला अगर A2 में कुछ प्रेजेंट है तो उसको भी अपर केस करके प्रिंट कर दो, बट A2 में आपने पॉप बोला था, पॉप कुछ था नहीं तो उसने एम्प्टी दिया, तो A2 तो कुछ होगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ रवि आपकी यहाँ पे इसकी आउटपुट रह जाती है, सही, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं, आपने बोला है क्लास एक्सेस कार्ड है जिसने इंप्लीमेंट करा है सीरियलाइजेबल को। एज यू नो, जब हम सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, और इसमें तीन चीजें हैं, तीनों की तीनों प्राइवेट, ठीक है। सबसे पहला कार्ड नंबर जो कि स्ट्रिंग टाइप की है, दूसरा है एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग टाइप की बट ये ट्रांजिएंट है, तीसरा है वैलिडिटी पीरियड जो कि स्ट्रिंग टाइप की और ये स्ट्रिंग है। तो सारी चीजें तो ठीक है, बट द पॉइंट इज ये ट्रांजिएंट, और जब आप कुछ ट्रांजिएंट देते हो ना तो भाई वो सीरियलाइज नहीं होता, और जब वो सीरियलाइज नहीं होगा, बाकी देखो आप इस पूरे क्लास एक्सेस क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करोगे तो सब सारी चीजें सीरियलाइज हो जाएगी, कार्ड नंबर, वैलिडिटी, ये मेथड वगैरह सारी चीजें, बट ये सीरियलाइज नहीं होगा। और तो आपने तो करा सीरियलाइज बट ये तो हुआ नहीं, फिर जब आप इसको डी सीरियलाइज करोगे ना तो यहाँ पे नल आपका मिलता है, क्योंकि कोई वैल्यू इसके साथ सीरियलाइज नहीं हुई थी। क्यों, क्योंकि ट्रांजिएंट कीवर्ड लगा है। फिर आपने एक्सेस कार्ड की यहाँ पे ये बनाई कंस्ट्रक्टर और सबको इनिशियलाइज करा, कार्ड नंबर, एम्प्लॉय नेम, वैलिडिटी, टू स्ट्रिंग कार्ड नंबर, एम्प्लॉय नेम, वैलिडिटी तीनों को प्रिंट करा है। देयर आफ्टर आपने आउटपुट स्ट्रीम बनाई, जब हम राइट करते हैं तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम बनाते हैं और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में उस फाइल के ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं। और यहाँ पे आपने टाइप इन्फ्रेंस का यूज करा है, वेयर यूज करा है ना आपने, एंड फिर आपने इस FOS को फाइल आउटपुट स्ट्रीम को इसमें डाला और यहाँ पे आपने करा OS डॉट राइट ऑब्जेक्ट, ऐसे ही सीरियलाइज करते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। न्यू एक्सेस कार्ड, इसमें तीन चीजें डाली, कार्ड नंबर, नेम और वैलिडिटी, बट द पॉइंट इज ये जो आपने एम्प्लॉय का नेम डाला है ना प्यूस, ये तो ट्रांजिएंट है, मतलब ये सीरियलाइज होगा ही नहीं, इंपॉर्टेंट था नोट करना, सीरियलाइज नहीं होगा। फिर आपने इसको क्लोज करा, फिर अब आपको रीड करना है, रीड कर लो या फिर डी सीरियलाइज बोल लो, आपको ये करना है। और इसको आपने यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम वाले में रैप करा और फिर आपने कॉल करा obj_osi.read ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो आपको ऑब्जेक्ट दे देगा जो आपने ऑब्जेक्ट स्टोर करा था, नो डाउट। बट हमेशा याद रखना 200% आप इसको कास्ट जरूर करवा लेना, क्योंकि वो आपकी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ग्राफ कंस्ट्रक्ट करके देती है, उसको पता नहीं होता इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल टाइप क्या है, तो आपने उसको कास्ट पक्का से कर लेना है जो भी आपने स्टोर करा होगा। जैसे हमने एक्सेस कार्ड स्टोर करा था और फिर जब हमने इसे डीसीरियलाइज करा तो एक्सेस कार्ड में चेंज कर दिया, फिर आपने इसको क्लोज करा और कार्ड को प्रिंट करा। द पॉइंट इज आपने कार्ड को प्रिंट करा, बट तो ये क्या प्रिंट करेगा भाई, ये प्रिंट करेगा आपका कार्ड नंबर और वैलिडिटी पीरियड, क्योंकि ये दोनों चीज को आपने डाला था इसमें, आप पूरे डाला तो प्यूस भी था, डाला था एम्प्लॉय नेम भी, बट एम्प्लॉय नेम तो ट्रांजिएंट थी ना भाई, ट्रांजिएंट है मतलब नल है, तो वो गया कहाँ, वो तो उसके अंदर गया ही नहीं, नल हो गया वो। तो ये क्या प्रिंट करेगा, कार्ड नंबर आपकी जो भी थी इसको नल बोलेगा, और ये जो भी आपकी वैलिडिटी पीरियड आपने दी थी 12/25, तो ये सही है, कार्ड नंबर नल और ये नल क्यों, क्योंकि भाई आपने जब सीरियलाइज करा था ना उसी वक्त आपने इसको ट्रांसिएंट बोला था, तो ये सीरियलाइज हुई नहीं, और इसकी वैल्यू जब वैल्यू सीरियलाइज नहीं हुई तो डी सीरियलाइज करते वक्त आपको कैसे दे देगा, वो नल वो आपका रिटर्न करेगा इंस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन पे आपने बोला है यूटिल स्ट्रीम, फिर आपने क्लास मोटर डिफाइन करी, और इस पर्टिकुलर क्लास में एक दो प्राइवेट वेरिएबल, एक कंपनी, दूसरी इफिशियंसी डबल टाइप की, ये स्ट्रिंग टाइप की है, और यहाँ पे गेट इफिशियंसी टाइप का आपने गेटर बनाया जो कि इफिशियंसी को रिटर्न कर रही है, और टू स्ट्रिंग आपकी कंपनी को रिटर्न करा, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ होगा जो कि इनिशियलाइज करा जिसने इस दोनों को। फिर आपने क्लास टेस्ट बनाया, और इस मोटरसाइकिल लिस्ट नाम की जो एरे है ना जो कि मोटर टाइप की ऑब्जेक्ट ले रही है, इसकी ऑब्जेक्ट ले रही है कंपनी और इफिशियंसी दोनों, तो आपने डाला इन सारे ऑब्जेक्ट को। पहला ऑब्जेक्ट आपने बोला किर्लोस्कर, ठीक है, इसकी इफिशियंसी जो माइलेज थी वो, फिर भारत इसकी माइलेज, क्रॉम्पटन इसकी माइलेज, सेमस इसकी माइलेज, जो भी मोटर थी इन सब की माइलेज आपने डाली। एंड द टॉप ऑफ दैट फिर आपने क्या करा भाई, फिर आपने इसको
एक मैप लिया, ई मैप यहाँ पे डिक्लेयर करा है जिसमें वैल्यू की वैल्यू होगी और इसमें जो वैल्यू होगा ना इसका वो मोटर होगा, लिस्ट ऑफ मोटर्स जो भी है। तो फिर आपने यहाँ पे बोला ई मैप इक्वल टू, अब इसको आपने यहाँ पे क्या करा, इनिशियलाइज करा ई मैप को। मोटर लिस्ट जो आपकी एक एरे लिस्ट है, मोटर लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्ट और कलेक्टर्स डॉट पार्टीशनड बाय, और ये आपने दिया। देखो पार्टीशनड बाय का क्या काम है, इसका काम है एक आई मीन टू से एक मैप रिटर्न करना। और यूनिक चीज क्या है ना उस मैप में, कि अगर उस ये जो मैप रिटर्न करता है उसमें बोलता है मैं दो ही चीज दूंगा, एक तो की, दूसरी वैल्यू। और की जो होगी वो बुलियन टाइप की होनी है, ठीक है। बोल रहा है जो की होगी भाई वो बुलियन होगी, ठीक है जी। की बुलियन होगी और जो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ग्रेटर देन 90 गेट एफिशिएंसी को कॉल करा, एफिशिएंसी को रिटर्न कर रही है। एफिशिएंसी जो 90 से बड़ी होगी, तो कौन कौन सी 90 से बड़ी है, एक तो ये, या फिर एटलीस्ट इक्वल टू, और दूसरी ये। तो ये की में ट्रू बोल देगा, ट्रू में यहाँ पे बोल देगा भाई क्रॉम्पटन, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे नोट क्रॉम्पटन, सॉरी, ये जो 90 से बड़ी है भारत, एंड दूसरी साइमंस जो भी आपकी है, मैं भारत लिखता हूँ और साइमंस बोलता हूँ ट्रू में। और फॉल्स में आपका क्या दे देगा, की। फॉल्स में कौन कौन से वैल्यू दे देगा, किर्लोस्कर एंड क्रॉम्पटन, मैं इसको के और सी बोलता हूँ, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आपने बोला जो फॉल्स है ना वो दो, तो फॉल्स में आपका किर्लोस्कर और क्रॉम्पटन आया होगा, देखो सही है। द प्रोग्राम जनरेट्स आउटपुट किर्लोस्कर एंड क्रॉम्पटन, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब तक आपने इसको जो की टाइप की चीजें दी है वो भाई ट्रू अगर है, अगर वो ट्रू है तो उस केस में आपका क्या करता है, अगर ट्रू है तो भाई उस केस में उसकी जो वैल्यू है ना उसको, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है फिर जो मैप कंस्ट्रक्ट करेगा उसमें ट्रू में उसको डालेगा, एल्स फॉल्स में उसको डाल देगा। तो यहाँ पे ये इसमें दे दिया किर्लोस्कर और क्रॉम्पटन करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब अपन लोग चलते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे इसने, एंड तो यहाँ पे इसने बोला कंसिडर द गिवन कोड, एज्यूम करो एक tree.txt फाइल है और इसमें ये 3 लाइंस लिखे हैं, ठीक है। और फिर आपने बोला एक एग्जाम स्कैनर क्लास को और जो आईओ है उसको इंपोर्ट करा, फिर आपने एग्जांपल क्लास को रन करा, और रन करा तो आपने मेन मेथड में बोला भाई न्यू इनपुट स्ट्रीम को कॉल करो, और यहाँ पे ये क्या करेगा, इनपुट बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैं यहाँ पे मोर और लेस राइट करने की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनपुट बोल रहे हो, वेट, हाँ देखो यहाँ पे जब फाइल इनपुट स्ट्रीम बोलते हो तो रीड करते हो, मैंने आपको ला के कोड दिखाते हैं, ठीक है। तो हम इनपुट की बात कर रहे हैं, और इनपुट में क्या करा है, इसमें स्कैनर में इसको डाल दिया, ठीक है। और इसको डालने के बाद मतलब जो भी आपकी टेक्स्ट डॉट ट्री डॉट टेक्स्ट करके थी एक फाइल थी, उसमें ये 3 लाइंस लिखे थे कुछ, और ट्री प्रोवाइड शेडी एंड ब्यूटी, ट्री आर वाइटल इकोसिस्टम, ट्रीज ऑफर शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, जो भी है उन सबको आपने इसमें डाला और इसको आपने स्कैनर में डाला, नो डाउट सही है। और फिर आपने क्या करा, आपने बोला डेटा फ्रॉम फाइल की, जो डेटा फ्रॉम फाइल है ना उसको प्रिंट करा, ठीक है। फिर आपने बोला स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, भाई नेक्स्ट लाइन में क्या ये पूरा प्रिंट करेगा ना, अ ट्री प्रोवाइड शेडी एंड ब्यूटी, नेक्स्ट लाइन यही करता है, नेक्स्ट लाइन आपकी पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर देता है। बट नेक्स्ट आपका क्या करेगा, बस एक टोकन रिटर्न करेगा, एक वर्ड बोल लो। तो यहाँ तक तो रीड हो चुका है, इसके बाद यहाँ से तो ये ट्रीज, तो ये यहाँ पे ट्रीज इसने लिखा होगा, ठीक है। एंड फिर आपने नेक्स्ट लाइन कॉल करा, फिर नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, जहां तक आपने रीड करके छोड़ा था, जैसे ट्री तक हमने रीड करके छोड़ा था, इसके बाद जो भी आ रहा है उसको प्रिंट कर देगा। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, आर वाइटल फॉर द इकोसिस्टम समहाउ, तो ये इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। और फिर आपने कोई एक्सेप्शन वगैरह, एक्सेप्शन तो आ नहीं रहा, तो डेट्स वाई इसने बोला। तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट हो गया ट्री फ्रॉम फाइल, अ ट्री प्रोवाइड शेडी एंड ब्यूटी, चूंकि यहाँ पे आपने क्या कॉल करा था, डॉट नेक्स्ट लाइन, और ये वो पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है। यहाँ पे आपने सिर्फ नेक्स्ट कॉल करा था जो कि बस एक टोकन प्रिंट करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करा था, जो कि ट्रीज तक तो हमने पढ़ लिया था, उसके बाद है ना आर वाइटल फॉर इकोसिस्टम, उसने उसको प्रिंट करा। तो ये इसका फंडा है, दोनों मेथड में यही डिफरेंस है समझने में कि नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या डिफरेंस है, कौन कैसे प्रिंट करता है। अब बारी आई आपके वीक 12 के क्वेश्चन की, एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको कवर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्विंग और इवेंट दोनों को इंपोर्ट करा, सही है। और क्लास एक बनाया बटन इवेंट टेस्ट, इसमें एक्सटेंड करा जे फ्रेम को और इम्प्लीमेंट करा एक्शन लिसनर को, नो डाउट सारी चीजें ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपने क्या करा, आपने बोला जे बटन, 2 बटन आपने देखो प्राइवेटली आपने 2 बटन बनाए, जे बटन मतलब डिक्लेयर कराया, अभी से इनिशियलाइज थोड़ी कराया, B1 B2, और एक लेवल बनाया L1, और 2 पैनल को भी इनिशियलाइज कराया, पैनल 1 पैनल 2 जे पैनल की हेल्प से।
और अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाया। बट देखो क्लास का क्या नाम था, बटन इवेंट टेस्ट, यही था ना। तो भाई यही था। तो अब आपने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर में आपने क्या करा, बटन में असाइन करा b1 इक्वल टू न्यू जे बटन, ठीक है, उसमें आपने स्टार्ट डाला। b2 इक्वल टू न्यू जे बटन, उसमें आपने स्टॉप डाला, स्टार्ट और क्या डाला जी आपने, स्टॉप। उसके बाद आपने पैनल बनाया, पैनल 1 इक्वल टू न्यू पैनल, ठीक है, और इस पहले पैनल में ना इन दोनों बटन को ऐड कर दिया, पैनल 1.b1। आई होप आपको पता हो पैनल वगैरह क्या होता है, क्योंकि वो पहले वीक 12 देख लो, फिर ये चीजें समझ आएंगी आपको। और b1 b2 जो भी इसकी बटन है स्टार्ट स्टॉप की, आपने दोनों को इसमें यहाँ पे डाल दिया। और फिर आपने अब ये जो पैनल है ना इसको भी ऐड करा, बट ऐड कहाँ करा है, गौर करना, आपने ऐड इसको भाई साउथ में करा है, मतलब नीचे बॉटम पे आपने ऐड करा है साउथ में। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये सेंटर होते हैं ना साउथ में, नीचे में ऐड करा है। कौन सी बटन, दो बटन, एक बटन जिसमें लिखा है स्टार्ट और दूसरी बटन जिसमें लिखा है स्टॉप, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने एक लेवल बनाया जो कि लेवल ब्लैंक है, और इस लेवल में आपने न्यू पैनल बनाया और इसमें आपने इस लेवल को ऐड करा और लेवल को आपने नॉर्थ पे ऐड करा। मतलब यहाँ एक लेवल ऐड हो रहा होगा। अभी तो फिलहाल ब्लैंक है, देखो यहाँ ब्लैंक है, बट इसमें कुछ आएगा तो हम डालेंगे। फिर विजिबिलिटी ट्रू करी, एक्शन आई मीन टू से इसकी साइज डाली, और फिर आपने सेट एक्शन कमांड बोला b1 के ऊपर, मतलब बटन 1 कॉल होगा तो सेट एक्शन 1 कमांड जाएगा एज अ कमांड, और बटन 2 को कॉल करोगे तो एक्शन 2 एज अ कमांड जाएगा। तो भाई अब इस एक्शन को गेट कैसे करते हैं, तो एक मेथड होता है इस इवेंट के ऊपर, एक मेथड होता है ई डॉट गेट एक्शन, ये मैंने वीक 12 में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, गेट एक्शन कमांड। तो इसको कॉल कर लेते हैं तो ये जो हमको मिल जाता है कि एक्शन 1 कॉल हुआ है, एक्शन 2, और एक्शन 1 कॉल होने का मतलब है बटन 1 कॉल हुआ था, बटन 2, बटन 1 क्या है, स्टार्ट है, बटन 2 क्या है, स्टॉप है। अगर एक्शन आपकी बटन 2 आई, एक्शन 2 आया तो बटन को बोल देंगे स्टॉप है। एंड देयर आफ्टर आपने एड इवेंट लिसनर बोला, दिस आपने यहाँ पे इवेंट यहाँ पे डाला है, एंड डालने के बाद आपने एक्शन परफॉर्म्ड यहाँ पे मेथड डिफाइन करा, और ये क्या ले रहा है, एक्शन इवेंट ले रहा है, ई टाइप की एक्शन इवेंट यहाँ पे ये ले रहा है, जाहिर सी बात है। फिर आपने यहाँ पे क्या करा, एक्शन इवेंट ले रहा है, यहाँ पे आपने क्या करा भाई, यहाँ पे आपने कोड सेगमेंट डाल दिया है कि कुछ कोड सेगमेंट मिसिंग है, पता करो क्या है, पता कर लेंगे क्या इशू है। और आपने न्यू बटन टेस्ट, मतलब ये जो न्यू बटन टेस्ट है ना, इसकी ऑब्जेक्ट बनाई यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या कॉल होगा, ये इंस्टेंस, और ये इंस्टेंस सारी चीजें खुद ही इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। एंड द पॉइंट इज, अब क्वेश्चन में बोला कि चूज करो करेक्ट ऑप्शन, जो कि मतलब करेक्ट कोड चूज करो जो कि एक्शन परफॉर्म मतलब इसमें जाएगा। और अगर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो ना तो लेबल चेंज हो जाएगा, स्टार्ट इंजन, एंड स्टॉप पे क्लिक करते हो तो स्टॉप इंजन लेवल पे आ जाएगा, गौर करना। बट यहाँ जो हमने लेबल डिफाइन करा था ये तो ब्लैंक है ना भाई, ये ब्लैंक है एग्जैक्टली, अभी ये ब्लैंक, और बोला जाए जब स्टार्ट कॉल करो तो यहाँ पे लिखा आ जाए स्टार्ट इंजन, स्टॉप कॉल करो तो लिखा आ जाए स्टॉप इंजन, ठीक है। वो चीजें आपकी मोर और लेस लिखी आ जाए वहां पे। तो फिर कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ जी ये रहा। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता तो होना चाहिए कि कब स्टॉप कॉल करा कब स्टार्ट कॉल करा। तो कैसे पता करेंगे, तो बटन b1 स्टार्ट है, ये स्टॉप है, b1 b2, और जब हम b1 को कॉल करेंगे तो कौन सा एक्शन कमांड जाएगा, तो एक्शन 1 बी, मतलब जब स्टार्ट को कॉल करेंगे तो एक्शन 1 एज अ कमांड जाएगा, स्टॉप को कॉल करेंगे तो एक्शन 2 जाएगा। और फिर हम इसी को, ये जो एक्शन इवेंट की ऑब्जेक्ट हमें मिली है, इसी के थ्रू हमने इस एक्शन को गेट कर हम चेक कर लेंगे। अगर एक्शन 1 है तो भाई लेवल में क्या डाल देंगे, लेवल में डाल देंगे स्टार्ट इंजन एल्स स्टॉप इंजन। दैट्स वाई ये पहला ऑप्शन आपका सही होता है, ई डॉट गेट एक्शन कमांड। तो गेट करो गेट एक्शन कमांड, तो गेट एक्शन कमांड आपने सपोज कर लो स्टार्ट बटन डाला, तो गेट एक्शन कमांड क्या होगा, एक्शन 1 एज ए स्ट्रिंग। तो आप यहाँ ये बोल रहे हो कि आई मीन टू से एक्शन, ठीक है, डॉट इक्वल्स एक्शन 1, मतलब एक्शन 1 डॉट इक्वल्स एक्शन 1। अगर ये दोनों इक्वल आती है ना तो लेवल 1 में सेट कर दो कौन सा टेक्स्ट, तो फिर स्टार्टेड इंजन। एल्स इफ अगर एक्शन 2 कमांड में आया है तो स्टॉप्ड इंजन सेट कर दो। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने वीक 12 की ग्रेडेड असाइनमेंट वगैरह करी है तो आप समझ पाओगे। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि इसने बोला b1 आएगा एज अ कमांड। भाई हमने एज अ कमांड यहाँ पे एक्सप्लिसिटली सेट करा है ना एक्शन 1 एक्शन 2, तो b1 b2 कैसे आ जाएगा, इग्नोर करो इसको। फिर आपने तीसरा ऑप्शन बोला ई डॉट गेट सोर्स। गेट सोर्स एक मेथड होता है जो कि आपको वो पर्टिकुलर एलिमेंट ही दे देता है। जैसे जब आपने कॉल करा होगा, जैसे हमने बटन 1 को कॉल करा जो कि स्टार्ट है, मैंने उसको कॉल करा
क्लिक करा उसके ऊपर तो वो पूरी की पूरी बटन ही हमें दे देगा। तो मैंने बोला जैसे आपने बोला ना ई डॉट गेट सोर्स, तो मैंने सपोज कर लो बटन 1 को कॉल करा है स्टार्ट वाली को, तो ये पूरी की पूरी मुझे बटन ला के दे देता है। मैं बोल रहा हूँ अगर ये बटन इक्वल टू B1 है, मतलब B1 को अगर हमने स्टार्ट को कॉल करा है तो स्टार्ट इंजन डाल दो और लेबल में सेट लेवल डॉट सेट टेक्स्ट। ये L1 क्या है, देखो यहाँ पे हमने जो लेवल ब्लैंक डिफाइन करा था ना L1, यही है ये। तो उसमें भाई सेट कर दो इसको स्टार्ट इंजन एल्स स्टॉप इंजन सेट कर दो। तो दो ऑप्शन आपकी सही हो गई, दोनों तरीके। एक गेट कमांड का भी यूज करेंगे जब आपने यहाँ पे सेट एक्शन कमांड करा होगा, तब हम सेट गेट एक्शन कमांड यूज करेंगे। और गेट सोर्स आप टेंशन फ्री होकर डायरेक्टली कर सकते हो, बट ये याद रखना इसमें किससे इक्वल्स चेक करते हैं, तो B1 से इक्वल्स चेक करते हैं डायरेक्ट बटन से। B1 आपका क्या है, तो B1 आपका बटन है, स्टार्ट बटन है, ठीक है। और B2 आपकी जो भी चीजें दे रखी है वो। एंड तो ये चीजें हो गई। एंड इसके बाद अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने पैटर्न ने रनेबल को इम्प्लीमेंट करा, थ्रेड वाली चीजें आएंगी। तो ठीक है, और स्टॉप एक बुलियन टाइप की वैल्यू ली है, स्टॉप रिक्वेस्टेड उसको फॉल्स बोला है। और फिर पैटर्न में ये चीजें डालिए AA समहाउ। इंडेक्स 0 बोला है। रन मेथड कब कॉल होगा, जब स्टार्ट करेंगे थ्रेड को तब। और उसमें बोला अगर स्टॉप रिक्वेस्ट ट्रू नहीं है, मतलब जब तक स्टॉप रिक्वेस्ट फॉल्स है ना, तब तक क्या करो आप इसमें प्रिंट करते रहो पैटर्न इंडेक्स। इनिशियली इंडेक्स 0 होगी, फिर आपने बोला इसको प्रिंट करो, फिर यहाँ बढ़ाओ और बढ़ा के क्या करो इसमें बोलो इंडेक्स। देखो इनिशियली इंडेक्स 0 है तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 0 + 1 मॉड्यूलो पैटर्न डॉट लेंथ। इसकी लेंथ क्या 1 2 3 4 5 5 है। तो भाई 1 मॉड्यूलो 5 क्या आपका होता है, 1 ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स अब अपडेट 1 से अपडेट होके 1 हो जाए, 0 से अपडेट होके 1 हो जाएगा, फिर से ये चलेगा लूप। और फिर से आपने करा 1 + 1 और मॉड्यूलो यहाँ पे आपकी 5 है ना 5, तो भाई 2 मॉड्यूलो 5 क्या होगा 2 ही होगा, फिर से इंडेक्स 2 हो गया। ऐसे इंडेक्स अपडेट हो रहा है बार बार और आप इसको प्रिंट करवा रहे हो AA समाओ। कब तक, तो ये कंडीशन जरूरी है कि ये स्टॉप रिक्वेस्टेड आपकी फॉल्स हो तभी तक। और फिर आपने बोला सेट स्टॉप, जैसे ही आप इस सेट स्टॉप को कॉल करोगे तो ये बुलियन टाइप की स्टॉप वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पे ये इसको ट्रू या फॉल्स जो भी, देखो आपने बोला स्टॉप रिक्वेस्ट तो जाहिर सी बात है फॉल्स ही बोला होगा आपने, ठीक है। तो फॉल्स ही आप इसके अंदर सेट स्टॉप जो आप सेटर बना रहे हो दोगे। खैर पॉइंट ये है कि आपने सबसे पहले पैटर्न की ऑब्जेक्ट बनाई, उसको थ्रेड में डाला, थ्रेड को स्टॉप करा, सॉरी स्टार्ट करा और सेट स्टॉप को ट्रू कर दिया। तो देखो जी यहाँ दो चीजें हुई होंगी। पहली चीज ये है कि आपने थ्रेड को स्टार्ट करा तो ये सारी की सारी एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी आपका ये वाला कोड चलने से पहले। जो P.stop आपने कर दिया ना, स्टॉप होने से पहले ये सारा कोड चल चुका होगा। पहली कंडीशन तो यह। दूसरी कंडीशन ये है कि सारा नहीं कुछ एलिमेंट्स चले हो। एंड ये या फिर ये भी हो सकता है कि भाई ये चला हो, ये पहला लाइन इसने एग्जीक्यूट करा हो, उसके जस्ट बाद आपने ट्रू कर दिया, मतलब हो सकता है वो कुछ भी प्रिंट ना करे। तो दो कंडीशन, या तो हो सकता है वो कुछ चला हो सकता है वो ए तक पहुंचा हो, या फिर AA तक पहुंचा हो, या फिर AAA तक, या फिर यहाँ तक एक से मतलब प्रिंट कराओ इसके थ्रू, वो मैं बोल रहा हूँ। एंड या फिर यहाँ तक कराओ, या फिर उसने पूरे को प्रिंट कर लिया हो, फिर ये स्टॉप कॉल हुआ हो, या फिर हो सकता है उसने अभी इस लाइन पे वो पहुंचा भी नहीं था कि ये कॉल हो गया। तो दोनों कंडीशन आपकी हो सकती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे बोला आउटपुट आपकी ए हो सकती है, या फिर AA AAA ए देर आफ्टर क्वाड ए देर आफ्टर ए और पेंटा है, मतलब 5 है, जैसा मैंने पेंटा बोला, ये हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपकी प्रोग्राम है ना कोई आउटपुट जनरेट ही ना करे, कि जैसे ही आपने यहाँ पे स्टार्ट करा, आपने स्टार्ट होने के जस्ट बाद वो स्टॉप हो गई होगी, या फिर उसमें 2 एलिमेंट को प्रिंट, एक को करा होगा या फिर 2 को करा होगा या 3 को, उसके बाद मतलब रुकी होगी, या फिर 4 को या फिर 5 को प्रिंट करने के बाद वो रुकी होगी। तो डेट्स ये दोनों ऑप्शन आपकी 200% सही है। द प्रोग्राम में नॉट जनरेट एनी आउटपुट, 200% आपकी सही हो जाती है। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से यहाँ पे स्विंग और AWT की क्वेश्चन, वीक 12 की क्वेश्चन। डेट्स मैं बोलता हूँ वीक 12 इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज कर लो एटलीस्ट एक बार। मैंने ऑलरेडी इन सारे के सारे चीज़ों को अपडेट कर दिया है। वीक 12 की जो भी आपकी ग्रेडेड असाइनमेंट है, थ्योरीज है, सब डाल रखी है मैंने, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है जी। एंड यहाँ पे आपने स्विंग और AWT दोनों को इम्प्लीमेंट करा और GUI टेस्ट करके एक क्लास बनाई जिसने JFrame को एक्सटेंड करा। और यहाँ पे आपने 4 पैनल बनाया, पैनल 1, पैनल लेवल 1, पैनल लेवल टेक्स्ट एंड पैनल लेवल, मतलब बटन के लिए एक पैनल जिसमें मल्टीपल बटन्स आप डालोगे, टेक्स्ट फील्ड के लिए जिसमें आप मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड डालोगे, लेवल के लिए जिसमें मल्टीपल लेवल डालोगे।
देयर आफ्टर आपने लेवल यहाँ पे डिफाइन करा, लेवल आईडी और लेवल पासवर्ड, पीडब्ल्यूडी पासवर्ड 2 के लिए लेवल। टेक्स्ट फील्ड एक आईडी के लिए टेक्स्ट फील्ड, दूसरी पासवर्ड के लिए टेक्स्ट फील्ड। फिर आपने एक बटन बनाई है यहाँ पे, और ये कंस्ट्रक्टर बनाया, जो भी देखो यहाँ मेन मेथड ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो GUI टेस्ट का जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर चलेगा, और उसमें आपने बोला कि 2 लेवल सबसे पहले आपने बनाया, देखो जो हमने इनिशियलाइज करा था ना यहाँ पे लेवल आईडी ये और लेवल पासवर्ड, 2 चीजें हमने इनिशियलाइज करी थी, तो दोनों को आपने यहाँ पे डाला। एंड देयर आफ्टर पहली लेवल आपने बोला डिस्कोर्स आईडी, डिस्कोर्स एंड देयर आफ्टर पासवर्ड। फिर आपने 2 फील्ड बनाई, और ये 10-10 कॉलम की बनाई, मतलब इसकी लेंथ 10-10 होगी फील्ड की, टेक्स्ट फील्ड की, इनपुट टेक्स्ट फील्ड की। इनपुट टेक्स्ट फील्ड पहली आपकी डिस्कोर्स आईडी, मैं यहाँ पे d.id दे देता हूँ लेवल इसका ये, और दूसरा पासवर्ड, और यहाँ पे भी हमने एक इनपुट फील्ड बना ली है, 2 चीजें। और फिर हमने यहाँ पे एक लॉगिन, एक बटन बनाया है लॉगिन का, देखो न्यू बटन लॉगिन। अब क्या हुआ भाई, आपने यहाँ एक पैनल बनाया, लेवल के लिए जो पैनल हमने बनाया था, पैनल लेवल जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा था, और उसमें आपने क्या करा, ऐड कर दिया लेवल आईडी 1 और टेक्स्ट आईडी को, मतलब जो भी पैनल में आपने ऐड कर दिया उसको, लेवल वाली पैनल में इन दोनों को। एंड फिर टेक्स्ट के लिए आपने पैनल बनाई, और दोनों जो ये टेक्स्ट है ये और ये, इन दोनों को ऐड कर दे, वही बोला ऐड लेवल एंड टेक्स्ट पासवर्ड टू पैनल टेक्स्ट। मतलब पैनल टेक्स्ट क्या है, देखो आई होप आपको पता हो जे फ्रेम का क्या मतलब होता है, फ्रेम क्या होता है, पैनल क्या होता है, एल्स आप समझ नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। फ्रेम का मतलब है पूरी की पूरी विंडोज, आप समझ लो। पैनल का मतलब है एक छोटा सा कंटेनर, एक छोटा सा बॉक्स जिसमें आप मल्टीपल चीजें स्टोर कर देते हो। जैसे लेवल वाले पैनल में हमने सारे 2 लेवल था, दोनों को डाल दिया, और टेक्स्ट वाले में टेक्स्ट को डाला, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बटन के लिए एक पैनल बनाई, पैनल बटन, और जो बटन आपने यहाँ पे एक ही तो बटन हमने बनाया है, उसको आपने लॉगिन को डाला होगा। सेट विजिबिलिटी ट्रू का साइज ये दिया हुआ है, कुछ कोड ब्लॉक मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है, उसी को जानना है। एंड द पॉइंट इज बोला करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू बी फील्ड इन द प्लेस ऑफ कोड ब्लॉक सच दैट, तो ऐसा कुछ आपका प्रोग्राम ये आउटपुट दे, ऐसे सेलेक्ट करो। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है। साउथ में क्या डाला आपने, बटन, लॉगिन बटन, तो लॉगिन बटन की जो डायरेक्शन आप डालोगे यहाँ पे, देखो ये जो सही है ना, ऐड करके जो पैनल बटन हमने साउथ में डाला, ये सही है कि जी, ये जो लॉगिन बटन है वो साउथ में होनी चाहिए। एंड देयर आफ्टर जो पासवर्ड है ना, वो आपकी सेंटर में होनी चाहिए, और डिस्कोर्स आईडी की जो इनपुट है वो यहाँ होनी चाहिए। तो कैसे होगी ये, तो हमें करना होगा, ये जाहिर सी बात है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, आपने बोला एड पैनल लेवल 1 सेंटर, भाई पैनल लेवल 1 को सेंटर में डाला है, और देखो पैनल लेवल 1 में क्या दिया है आपने, यहाँ आपने इसकी आईडी और इसकी टेक्स्ट आईडी और ये डाली है, टेक्स्ट आईडी और टेक्स्ट पीडब्ल्यूडी जो आपने डाली है, यहाँ पे टेक्स्ट आईडी की, तो टेक्स्ट फील्ड है ना, तो इसको आप कैसे मतलब सेंटर में दे दोगे, टेक्स्ट फील्ड को सिर्फ टेक्स्ट फील्ड हो। और फिर आपने यहाँ नॉर्थ बोला इसको, और साउथ में आपने बटन को बोला है। देखो बटन के लहजे से तो आपकी सही है, ये ऑप्शन सही होती है बटन के लहजे से, क्योंकि बटन आपकी साउथ में सबसे लास्ट में लॉग इन वाली है, एक ही तो बटन है। तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे डिस्कार्ड कर दो बटन को देख के, ठीक है। अब 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो ये या तो ये। अब देखो जो टेक्स्ट आपने डाली है और जो लेवल डाला है आपने, पैनल टेक्स्ट, पैनल लेवल, लेवल को आपने नॉर्थ में बोला है और टेक्स्ट को आपने सेंटर में बोला है। देखो टेक्स्ट आपने पैनल टेक्स्ट जो है, ये रही आपकी पैनल टेक्स्ट, इसमें आप क्या डाल रहे हो, पैनल टेक्स्ट में आप डाल रहे हो लेवल पीडब्ल्यूडी, मतलब ये डाल रहे हैं हम, एंड टेक्स्ट पीडब्ल्यूडी, और ये डाल रहे हैं पासवर्ड वाली चीजें डाल रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन का पासवर्ड का लेवल और इसकी इनपुट बॉक्स को हम सेंटर में डाल रहे हैं। देखो यहाँ भी सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में है भाई, तो डेट्स वाई ये ऑप्शन सही होती है। और टॉप पे तो आपकी वो वाली हो गई ना, ये डिस्कोर्स आईडी करके जो आपका था, डिस्कोर्स आईडी करके जो था, ठीक है, तो वो सही हो गई। यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया, यहाँ पे इसको इसने नॉर्थ करना था, इसको साउथ, फिर ये कुछ हो सकता था, तो डेट्स वाई ये ऑप्शन आपकी गलत होती है, और ये वाली 200% सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, तो भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका बोला है इसने, ये कंसिडर करो यहाँ जो कोड, कंसिडर द जावा कोड गिवन बिलो दैट प्रिंट्स हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉयड। भाई जो हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉयड है ना, उसको प्रिंट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। कंसिडर द जावा कोड गिवन बिलो, जो कि प्रिंट कर रहा है हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय टाइप, हाईएस्ट सैलरी, जिस बंदे की सैलरी सबसे ज्यादा होगी, और अमंग द सेट ऑफ एम्प्लॉय टाइप ऑब्जेक्ट, मतलब मल्टीपल, देखो एम्प्लॉय टाइप है ना, ऐसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाई गई है,
और ऑब्जेक्ट है तो सैलरी वगैरह भी होगी। तो जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। फ्रॉम एमंगेस्ट द ऑप्शन आइडेंटिफाई करो अप्रोप्रिएट फंक्शन हेडर फॉर फंक्शन प्रिंट हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय टाइप, जो कि इनपुट क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है ये एरे ऑफ एम्प्लॉय टाइप। भाई ये एरे ऑफ एम्प्लॉय टाइप इनपुट ले रहा है, सबसे पहली चीज समझ लो, मतलब ईएमपी टाइप की एरे यहाँ पे आ रही है इसमें। और दूसरी चीज, इस फंक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको हम कास्ट भी करेंगे, दो चीजें याद रख लो। खैर, तो यहाँ पे इंटरफेस बना ईएमपी टाइप और इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी, गेट सैलरी। और दो क्लास है मैनेजर डेवलपर, दोनों ने ईएमपी टाइप को इम्प्लीमेंट करा है, कंस्ट्रक्टर बन रखा है। और यहाँ पे सैलरी गेट कर रहे हो, यहाँ पे भी सैलरी दिया है और इसका भी कंस्ट्रक्टर है और गेट सैलरी यहाँ पे दोनों में गेटर बनाया जो कि सैलरी दोनों की रिटर्न कर रही है। एंड द पॉइंट इज टेस्ट नाम की आपने बनाई एक क्लास और इसमें एक लाइन 1 पे एक फंक्शन हेडर होगा जो कि मिसिंग है, इसी को डालना है, इस पर्टिकुलर फंक्शन हेडर को। तो डालेंगे हम, भाई ये रिटर्न क्या कर रहा है, तो भाई ये सैलरी रिटर्न कर रहा है, हाईएस्ट सैलरी। वो क्या होगी, वेटा ईएमपी एंड प्रिंट द, एक सेकेंड, एरे और ये आपकी हाईएस्ट सैलरी। तो फिर वो तो आपकी डबल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एंड ये चीज़ें हो गई। एंड फिर उसके बाद एक चीज़ और देखना, ये मैनेजर और डेवलपर की तो ऑब्जेक्ट बनेगी ना भाई, इसकी ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसके अंदर एज अ एरे ईएमपी, देखो ईएमपी एरे में आप किसकी ऑब्जेक्ट पास करोगे, मैनेजर और इसकी। तो इसकी पास करोगे तो ये क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है ईएमपी टाइप को। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो टी एक्सटेंड्स, ऐसे जो जेनरिक्स बनाएंगे ऐसे ही देंगे ना, टी एक्सटेंड्स ईएमपी टाइप। अब बोलोगे आपने ईएमपी टाइप क्यों दिया, मैनेजर या ये क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर आप मैनेजर दोगे तो नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट डेवलपर किया तो एरर देगा, या फिर डेवलपर दोगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मैनेजर किया तो इशू देगा। डेट्स व्हाई हमने ईएमपी टाइप बोला, दोनों का कॉमन, ठीक है। एंड आपने यहाँ पे ये दिया, फिर गेट सैलरी यहाँ पे चलेगी, प्राइस जो हाईएस्ट होगा वो। खैर, अब देखो ईएमपी टाइप की एरे बनाई, यहाँ पे मैनेजर डेवलपर मैनेजर तीनों की ऑब्जेक्ट बनाई और तीनों को हमने वहां दे दिया और हाईएस्ट सैलरी को प्रिंट करवा लिया, जाहिर सी बात है। तो अब प्रिंट हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय टाइप की जो ये यहाँ पे फंक्शन हेडर जो ऑब्जेक्ट होगी, इसमें क्या क्या देंगे, पॉइंट यही है। ये तो एक एरे ले रहा होगा इस टाइप का, ईएमपी टाइप समाओ इसी टाइप का, या फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी तो देख सकते हो ना इसको, जी कि ये जो है ना टी टाइप की एरे ले रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और ये इस टी को आप यहाँ डिफाइन कर दो कि टी एक्सटेंड्स ईएमपी टाइप। तो दो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए, देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका ये रहा कि पब्लिक है, स्टैटिक होगा ये, क्यों, क्योंकि देखो इसको आपने डायरेक्ट कॉल करा है प्रिंट हाईएस्ट सैलरी को बिना किसी ऑब्जेक्ट के टेस्ट क्लास में। तो आपने सबसे पहला क्या होगा, टी एक्सटेंड एम्प्लॉय टाइप। देखो ये भी सही हो सकता था, बट इसने सिर्फ मैनेजर को एक्सटेंड करा है और यहाँ तो ऑब्जेक्ट दोनों की भेज रहे हो ना, मैनेजर डेवलपर दोनों की, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा और इसमें भी यही इशू थी, डेवलपर इसमें दिया, ये दोनों गलत है, ये आपकी सही है क्योंकि इसमें एक्सटेंड करा एम्प्लॉय टाइप की। वॉइड प्रिंट हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय टाइप आपने बोला है और यहाँ पे आपने इसके एरे को दे दिया। एंड लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, पब्लिक स्टैटिक टाइप की है और यहाँ पे आपने इस मेथड को डिफाइन करा और डायरेक्ट एम्प्लॉय टाइप आपने दे दी, कोई इशू नहीं है क्योंकि दोनों ने तो एम्प्लॉय टाइप को एक्सटेंड करा था ना। डेट्स व्हाई मैंने बोला था या तो ये ऑप्शन होगा फंक्शन हेडर के बाद इसके बॉडी में, या फिर इसमें सिग्नेचर में, या फिर टी एक्सटेंड्स और ये टी ऑब्जेक्ट करके जो आप दे दोगे ये हो जाएगा, सही हो गया। एंड अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई दो क्वेश्चंस और बची है, तो बस दो क्वेश्चन बची है, दोनों को खत्म करते हैं, ठीक है जी। तो अपन लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या करा है, क्लास बनाया हॉस्टल करके और इसमें अवेलेबल सीट्स 1 है एंड देयर आफ्टर आपने इसको सिंक्रोनाइज कर दिया। आई होप आपको सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का मतलब पता हो कि अब इसमें एक बार में एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकती है। और सिंक्रोनाइज्ड आप वहाँ लगाते हो जो शेयर्ड रिसोर्स हो जिसके कारण रेस कंडीशन क्रिएट हो सकती है वहाँ पे। और आपने बुक सीट बोला और एन टाइप की और यहाँ पे आपने नेम दे दी स्ट्रिंग टाइप की और आपने बोला अगर अवेलेबल ग्रेटर देन एन है ना तो अवेलेबल -n कर देना, ठीक है। और प्रिंट कर देना नेम, जिसने बुक करा है वो, जिसने सीट बुक करा है वो। बट अगर किसी कंडीशन में अवेलेबल ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पाती कि अवेलेबल आपका ग्रेटर देन या एटलीस्ट अवेलेबल इक्वल टू n हो, तो एल्स वाली चीज प्रिंट करना कि नेम कैन नॉट बुक सीट करके जो चीज है, ठीक है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट एंड यहाँ पे आपने बोला सीट बुकिंग, उसने इम्प्लीमेंट करा है किसको, रनेबल को इम्प्लीमेंट करा है। तो रनेबल को कराए तो भाई स्टार्ट कॉल करेंगे तो रन मेथड चलेगा, जाहिर सी बात है। और जब ये रन मेथड चलेगा तो ये किसको कॉल कर रहा है, h.book seat,
ठीक है, एच डॉट बुक सीट। अभी एच क्या है देखते हैं। बाय द वे, एच आपकी हॉस्टल टाइप की ऑब्जेक्ट होगी। देखो ये हॉस्टल है ना, इसकी ऑब्जेक्ट होगी ये। और इसमें एक मेथड है बुक सीट, जो कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। इसको आप कॉल कर रहे हो विद 2 पैरामीटर्स ले रहा है, एन और नेम। तो यहाँ पे आपने रन को जब देखो, सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्ट एक वेटा सीट बुकिंग रनेबल है, और इसमें 3 चीजें, एक तो हॉस्टल टाइप की ऑब्जेक्ट एच में स्टोर होगी, नेम स्ट्रिंग टाइप की नेम वेरिएबल में, और एन सीट्स इंट टाइप की, और तीनों तीनों प्राइवेट। एंड देयर आफ्टर आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, किसका, सीट बुकिंग का कंस्ट्रक्टर, वो तीनों को इनिशियलाइज कर रहा है। फिर आपने रन मेथड इसमें दिया है, तो ये रन मेथड चल पड़ेगा, बिल्कुल चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये रन मेथड चलेगा। तो ये जो हॉस्टल करके जो ऑब्जेक्ट आपने दिया है यहाँ पे एच कीवर्ड में, जो आपने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करा है यहाँ पे, इसके ऊपर आपने कॉल करा डॉट बुक सीट, और वो एन सीट और नेम, जो भी आपने देखो सीट बुकिंग की आपने ऑब्जेक्ट बनाई बनाई हुई, तो 3 चीजें डाली होंगी जो ही कंस्ट्रक्टर में आ रहा है, हॉस्टल की ऑब्जेक्ट, नेम और नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करा एच डॉट बुक सीट, और एन सीट और नेम को आपने यहाँ भेज दिया। तो एन सीट और नेम यहाँ आएगी तो चेक करेगा, अवेलेबल तो एक ही सीट है, चेक करेगा कि नंबर ऑफ सीट जो है वो मतलब ज्यादा अवेलेबल, ज्यादा ही सीट होनी चाहिए। सपोज करो 20 सीट अवेलेबल अवेलेबल और नंबर ऑफ सीट आपको 5 चाहिए, तो ये तो ट्रू हो गया। तो यही चीज यहाँ पे चेक कर रहे हो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप पे क्या हो गया जी, कि यहाँ पे आपने हॉस्टल की ऑब्जेक्ट बनाई एज मैंने बोला था, और सीट बुकिंग की अब आपने ऑब्जेक्ट बनाई, 2 ऑब्जेक्ट बनाई इस सीट बुकिंग की, जिसमें रन मेथड है, जिसने रनेबल को इम्प्लीमेंट करा है। तो रनेबल को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको थ्रेड में, देखो जिस क्लास ने रनेबल को इम्प्लीमेंट करा है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को आपको थ्रेड में डालना पड़ता है। तो आपने यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बनाया इसी हॉस्टल ऑब्जेक्ट के साथ, SB1 सीट बुकिंग, SB शॉर्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मंजू है, पार्वती है, दोनों की एक एक सीटें चाहिए, दोनों को नंबर ऑफ सीट, और SB1 SB2 दोनों को आपने थ्रेड में डाल दिया, इसको भी और भाई इसको भी, दोनों को किस में डाल दिया, थ्रेड में डाल दिया, ठीक है, बिल्कुल डाल दिया। और फिर उसी थ्रेड T1 T2 को स्टार्ट करा। तो देखो 2 थ्रेड चली है, हो सकता है सिंक्रोनाइज्ड वाले ब्लॉक में, क्योंकि ये मेथड सिंक्रोनाइज्ड बुक सीट, पहले एक्सेस मंजू को मिल जाए या फिर पार्वती को मिल जाए। पहले मानते हैं मंजू को एक्सेस मिल गया और इसको एक ही सीट चाहिए, तो भाई मंजू यहाँ आई, नेम यहाँ पे मंजू आया, और इसको एक सीट चाहिए, तो ये बोला भाई ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ थ्रेड 1 को पहले एक्सेस मिल गया, उस केस में क्या होगा, T1 को एक्सेस मिला तो मंजू और ये आया यहाँ पे, ये मतलब अवेलेबल सीट एक है और एन में भी मुझे एक चाहिए, तो ये तो इक्वल टू हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू है, 200% ट्रू है जी। तो भाई जब ये कंडीशन ट्रू है तो अवेलेबल में से ना नंबर ऑफ सीट एक घटा दो, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 सीट्स आपकी बची, ठीक है। मंजू पहले आ गई थी, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेंगे यहाँ पे मंजू बुक्ड 1 सीट। अगर थ्रेड 1 ने पहले बाजी मारी है तो थ्रेड 1 के बाद अब सपोज करो थ्रेड 2 दूसरी बार में आया, तो जब ये आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा, पार्वती, एंड इनको एक सीट चाहिए। तो फिर यहाँ पे आएगी आपकी एक सीट, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट 1 है, और यहाँ पे मंजू के जगह पार्वती। कब, जब थ्रेड 1 ने पहले एंट्री करी होगी फिर थ्रेड 2 आया होगा। बट एक बात बताओ भाई, अवेलेबल तो यहाँ 0 हो चुका है, क्योंकि जब मंजू आई थी तभी तो एक सीट बचा था, उन्होंने उसको बुक कर लिया, ठीक है। तो अवेलेबल तो 0 है और हमें एक सीट चाहिए, तो यहाँ तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ बोल रहे हो अवेलेबल 0 है, क्या 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू n इस बार भी 1 है, 1 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इफ कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, इफ फॉल्स हो गया तो इंटरनल वाला कोड चलने से एल्स वाला पार्ट चलेगा। वो क्या प्रिंट करेगा जी, की पार्वती कैन नॉट बुक 1 सीट, ठीक है। कब, ये कब होगा कि मंजू ने एक सीट बुक करा, पार्वती ने नहीं करा, जब थ्रेड 1 पहले इसके अंदर एंट्री ले लेगा। व्हाट इफ थ्रेड 2 ने पहले एंट्री लिया हो, थ्रेड 2 के बाद थ्रेड 1 ने एंट्री लिया हो, तो ये कंडीशन बदल जाएगा। अगर थ्रेड 2 पहले आएगा तो पार्वती आ रही है एक सीट के साथ, तो यहाँ पे नेम में आपकी पार्वती आई, पार्वती को एक सीट मिल जाएगी। और फिर थ्रेड 1 इस थ्रेड 2 के बाद आएगा, तो थ्रेड 1 में आपका क्या है, मंजू, फिर मंजू आएगा तो मंजू को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पार्वती आई होगी, उसने घटा दिया होगा। तो ये दोनों कंडीशन लेके चलना, थ्रेड 1 कॉल होगा तो क्या देगा, थ्रेड 2 कॉल होगा तो क्या देगा। तो डेट्स वाई ये ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होती है, मंजू बुक्ड 1 सीट, पार्वती कैन नॉट बुक द सीट। ये कब होगा,
जब मंजू मतलब थ्रेड 1 जो आपकी यहाँ पे थ्रेड 1 में आपने इस SB1 को डाला ये पहले चले, इसके बाद थ्रेड 2 चले, बट जब थ्रेड 2 पहले चलेगा और फिर थ्रेड 1 चलेगा, नॉट थ्रेड 3, तो उस कंडीशन में ये ट्रू होता है, पार्वती बुक्ड 1 सीट एंड मंजू कैन नॉट बुक 1 सीट। 200% ये आपकी सही हो जाती है। तो 2 ऑप्शन सही होती है। आई होप आप समझ पाए होगे दोनों ऑप्शन क्यों सही होगी। ठीक है, चलिए अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने बोला यूटिल और का पैकेज, फिर यूटिल डॉट कॉन्करेंट का पैकेज क्यों करा हमने, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्करेंट हैश मैप यूज करता है। बोलोगे ठीक तो था यार, हैश मैप यूज कर तो रहे थे, क्यों कॉन्करेंट क्यों? देखो होता क्या है, हैश मैप के साथ एक इशू है कि कभी भी आप आइटरेट कर रहे हो हैश मैप को, आइटरेट करने के साथ ही अगर आपने उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करी ना, तो आपको कॉन्करेंट हैश मैप नॉट मॉडिफाइबल करके सम एक्सेप्शन देता है। बट अगर आप कॉन्करेंट हैश मैप यूज करते हो तो आइटरेट करते हुए मतलब लूप चला लो और फिर उसको मॉडिफाई करो, ऐड रिमूव करो, उसके अंदर कोई इशू नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्लास एग्जांपल, उसने थ्रेड को एक्सटेंड करा है और सीयू मैप यहाँ पे दिया है और ये कंस्ट्रक्टर ले रहा है मैप टाइप की ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपने इसको असाइन कर दिया, सीयू मैप को आपने इनिशियलाइज कर दिया है, यहाँ पे 200% सही है। फिर रन को कॉल करा, जब आप रन को कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, ये सीयू मैप जो आपका है ना, इसमें की डाल देगा 4 और उसकी वैल्यू डाल देगा हरी। ठीक है, की वैल्यू 4 और हरी डाल देगा। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ कि आपने यहाँ पे एक कॉन्करेंट हैश मैप इनिशियलाइज करा है। ठीक है, और आपके पास फिर एक इंटीजर इनिशियलाइज करा है, एक और एरे, मतलब एक एरे इनिशियलाइज करा है जिसकी वैल्यू इंटीजर टाइप की है, एक एरे इनिशियलाइज करा है जिसकी जो एलिमेंट है ना वो स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, 2 चीजें आपने मोर और लेस इनिशियलाइज कर दी। देयर आफ्टर आपने यहाँ पे एक लूप चलाया और लूप 0 से लेके एरे आई डॉट लेंथ माइनस मतलब जो भी इसकी लेंथ है ना यहाँ तक चलेगी, और तो यहाँ तक चलेगी तो पहले क्या है, पहले 1 2 3 आइटरेट कर रही है तीनों चीजें, और आप पुट करते जा रहे हो, मतलब सीयू मैप जो आपने यहाँ बनाया इसमें की में आप क्या डाल रहे हो 1 और उसके साथ ही आप डाल रहे हो अंजलि। ठीक है, अंजलि एंड देयर आफ्टर आप डाल रहे हो G2, उसके बाद आप डाल रहे हो क्या लिखा है, भरतन, जो भी लिखा है भारत, BHART है, भारतन जो भी। और जब ये 3 आएगी तो 3 वाली में आपने डाला दिलसा। ठीक है, तो 3 लोगों को आपने की वैल्यू करके कॉन्करेंट हैश मैप में डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल आपने यहाँ से इसको डाला। फिर आपने एक एग्जाम्पल, न्यू एग्जाम्पल की ऑब्जेक्ट बनाई। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये क्या ले रहा है, इसकी कंस्ट्रक्टर मैप ले रहा है, मैप टाइप की। फिर आपने सीयू मैप को यहाँ पे इसके अंदर दे दिया। अब सीयू मैप को आपने भाई इसके अंदर दे दिया, तो सीयू मैप जब इसके अंदर आएगा तो क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। ये सीयू मैप यहाँ आया और यहाँ से इसने इस पे इनिशियलाइज कर दिया कि दिस डॉट सीयू मैप इक्वल टू m कर दिया इसने। सही है, 200% सही हो गई। फिर आपने क्या कॉल करा, आपने कॉल करा t.start। जैसे आप इस स्टार्ट बटन को कॉल करोगे तो क्या चलेगा, तो भाई रन वाला चलेगा ना, ये जो रन दे रखा है आपने। जब ये रन चलेगा तो ऑलरेडी इसमें ये दे रखा है 1 पे अंजलि, 2 पे भरत, 3 पे दिलसा, तो भाई ये 4 वाली ये की डाल देगा यहाँ पे, ऐड कर देगा हरी करके। ठीक है, की 4 और हरी करके इसने यहाँ पे दे दिया, बिल्कुल सही है। एंड फिर आपने यहाँ पे क्या करा, फिर आपने यहाँ पे एक सेट बनाया सीयू मैप डॉट एंट्री सेट। गौर करना, ये जो एरे है ना आपका, इसके ऊपर आपने एंट्री सेट कॉल करा। एंट्री सेट कॉल करते हो तो क्या होता है, एक एरे में कि उसकी वैल्यू इंडेक्स से 0 इंडेक्स पे आपकी 1 और अंजलि देगा, फर्स्ट इंडेक्स पे आपकी फिर से की वैल्यू 2 और भारता, 3 एंड दिलसा 2 पे, और थर्ड इंडेक्स पे आपकी 4 एंड हरी करके आपका यहाँ पे ये दे देगा। ठीक है, और फिर आपने लूप चलाया और बोला हैज नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट एलिमेंट है ना तो मैप डॉट एंट्री लो भाई और नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट देते चलो, तो ये उसकी की और वैल्यू जो है प्रिंट कर देगा। की क्या है, वैल्यू का, तो 1 अंजलि, 2 ये, 3 ये, और ये आपकी 4 हरी हो गई। तो आप बोलोगे यही तो प्रिंट होगा, एग्जैक्टली यही प्रिंट होगा, बट एक कैच है यहाँ पे भाई। कैच ये है कि आपने यहाँ स्टार्ट करा है, हो सकता है कि ये थ्रेड जो आपने यहाँ स्टार्ट करोगे तो ये रन चलेगा और वो 4 को पुट करेगा। हो सकता है इस थ्रेड के स्टार्ट जो इसने रन मेथड कॉल का है, रन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले ना आपने इन सबको प्रिंट कर लिया हो। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक तो आपकी पॉसिबिलिटीज हो गई कि हाँ जी ये स्टार्ट चल चुका होगा और रन ने 4 और हरी को डाल दिया होगा, और एक और पॉसिबिलिटी है
कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, डाला तो होगा बट उसने सिर्फ 3 को ही डाला होगा। ठीक है, 1 2 3 4 वाला मतलब तब तक चल नहीं पाया होगा, उससे पहले इसने आइटरेट कर दिया। दैट्स वाई 2 ऑप्शन सही होगी, जिसमें चारों कीज है, और दूसरी ऑप्शन जिसमें आपकी जो है 3 कीज है। ये दोनों आपकी सही हो गई। ठीक है जी, एंड आई होप इन चीजों को आप समझ पाओगे। और अब आप बोलोगे कि कैसे सही बोला, फिर इसको क्यों नहीं सही बोला आपने? नहीं भाई, यहाँ देखो ना, इसने बोला द प्रोग्राम में जनरेट द आउटपुट। में हो सकता है, श्योर नहीं बोल रहा है ये। और इसने भी बोला मे जनरेट द, बट फोर्थ ऑप्शन ने बोला भाई ऑलवेज। ऑलवेज तो नहीं हो रही भैया, क्योंकि थ्रेड का सेंस है, मतलब थ्रेड टाइप का क्वेश्चन, और थ्रेड टाइप के क्वेश्चन में कभी ऑलवेज वगैरह पे क्लिक मत करना। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है जब भी थ्रेड को स्टार्ट करते हो, तो चली ना चली क्या इस हुआ समाव। तो आपकी जावा एंड टर्म की PYQ सेकेंड सेट यहीं पे होती है एंड, और हो सके तो अगर टाइम मिला तो मैं थर्ड सेट भी से अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, ऑल राइट एवरीवन।